गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। और आज प्रोग्राम का आगाज हम पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी से कर रहे हैं। और वो खुशखबरी ये है कि हुकूमत को ये अहकामात दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से कि जितने सरकारी मुलाजिमीन हैं पंजाब के, उनको ई बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स दी जाएं, यानी उनके होने वाले हैं मजे। और ये मेरा ख्याल है हम सबके मजे होने वाले हैं इससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की हम बात करते हैं जहाँ पर कार्स की, तो ये इट्स अ गुड स्टेप कि कम से कम आपके एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा। इस वक्त लाहौर का हाल ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्मोक की सिचुएशन वहाँ पर हुई है कि इदारे बंद करने पड़ रहे हैं, बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां करवानी पड़ रही हैं, ये सूरत हाल वहाँ पर बन गई है। तो उसमें ये बड़ा अच्छा स्टेप है, लेकिन ये सिर्फ ऐलान की हद तक ना हो बल्कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन। अभी ज़ाहिर ऐलान तो नहीं, अभी तो ज़ाहिर कोर्ट ने अहकामात दिए हैं पंजाब हुकूमत को। अब लेट्स सी इस पर किस तरह से पंजाब हुकूमत काम करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा गया है कि पंजाब के 8 अजला में हफ्ते को स्कूल कॉलेजेस बंद रखे जाएंगे, चूंकि स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल इनके पास यही स्ट्रेटजी है कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। अच्छा, वैसे शुएब, वैसे एक बात है मुझे समझ नहीं आती कि अब निगरान हुकूमत, आप सवाल किससे करें? अब निगरान हुकूमत से अगर सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हम तो अभी आए हैं, आप हमसे क्या बात करें? पिछली हुकूमतों से बात करो, वो कहते हैं जो उससे पिछले करके चले गए। अब स्मॉग तो पिछली किसी हुकूमत ने नहीं किया, ये तो वो स्ट्रैटेजी है जो कि स्ट्रैटेजी सारी हुकूमतों को मतलब पहले से देखनी चाहिए कि हमें अगले साल क्या करना है, क्योंकि हर साल ही यही सिचुएशन होती है। लेकिन इसके साथ साथ इस बार सबीन ये जरूर हो रहा है कि 2 days वर्क फ्रॉम होम, यानी वीक में 2 दिन आप वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाएंगे, विच इज़ गुड आई थिंक, क्योंकि कोविड में हमने यही देखा है। स्पेशली जब हम बात करते थे उस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की, तो अभी स्मॉग के तनाज़ुर में भी स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही है। स्पेशली वो इज़ला जहाँ पर स्मॉग ज़्यादा है, वहाँ पर अगर आप ट्रांसपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद करेंगे या ट्रांसपोर्ट कम होगी, यानी गाड़ियाँ सड़कों पर कम आएंगी, तो पोल्यूशन में कमी होगी और उससे स्मॉग में कमी हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है ये तो टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, हमें लॉन्ग टर्म और परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है। जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उनको कम करना है, तो ज़ाहिर ई बाइक्स या ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये बहुत अहम होगा। एनीवेज जी, स्मॉग की तो बात हम करें, लेकिन वैसे पूरे मुल्क का मौसम कैसा है? कहाँ पर बादल और कहाँ पर सूरज, ज़रा बताएं तो सही। बिल्कुल जी, अभी आपको बताते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। इस्लामाबाद की बात करते हैं सबसे पहले। इस्लामाबाद में कम से कम 10, ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद में सूरज चमक रहा है। लाहौर में कम से कम 14, ज़्यादा 26 सूरज चमक रहा है। कराची में कम से कम 18, ज़्यादा 33, वहाँ पर तो सूरज ही चमक रहा है। पेशावर में कम से कम 11, ज़्यादा 27। कोयटा में कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ भी सूरज चमक रहा है। लेकिन मौसम खुशगवार ही है तकरीबन अगर देखा जाए। सूरज हर जगह पर है, बादल नहीं है। वैसे बारिश का इम्कान भी फिलहाल अभी तक कहीं पर भी नहीं है। अच्छा। हमारे महकमा मौसमियात के मुताबिक। लेकिन जो कोयटा की बात की कि कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड, आज कोयटा में मौसम कैसा रहेगा, दर्जा हरारत कितना बढ़ेगा? मैं सियासी दर्जा हरारत की बात कर रहा हूँ, जो कि ज़ाहिर है आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स बलूचिस्तान के तनाज़ुर में, आगे चल के डिटेल्स इस पर बात भी करेंगे कि आज नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर पहुँचना है, कुछ मुलाकातें उनकी हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का वहाँ पर जाना, इस पर बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट की बात करते हैं। यूनिसेफ ने इंकशाफ किया है कि जनूबी एशिया में 3.5 मिलियन से ज़ायद बच्चे साफ़ पानी से महरूम हैं। यूनिसेफ की इस नई रिपोर्ट के मुताबिक इस खत्ते में 18 साल से कम उम्र बच्चों में 55% ऐसे हैं जो साफ़ पानी की कमी से मुतासर हो रहे हैं। जनूबी एशिया में दुनिया भर के बच्चों की कुल आबादी का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा है, और ताहम यहाँ दुनिया में पाए जाने वाले साफ़ पानी की बात करें सिर्फ 4% अवेलेबल है, जो कि आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। मौसमियाती तब्दीली पानी की कमी से दो चार इस खत्ते के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है, और बच्चों के बहबूद के कायम इस इदारे ने कहा है कि पानी की कमी ज़राअत, सनत और इक़्तिसादी तरक्की को भी बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। आप ये देखिए, हम पानी की बात करें, साफ़ पानी बच्चों को मैसर नहीं है, और उसमें साउथ एशिया बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल शुएब, मुतासिर हो रहा है, और यहीं पर क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज की जब बात हो रही है तो उसके ऊपर कितनी बात करनी ज़रूरी है, ये मेरा ख्याल है अभी तक दुनिया को समझ नहीं आई है। जब तक सर पे नहीं पड़ेगी तब तक नहीं पता चल रहा होता। पड़ तो रही है सर पर, लेकिन ज़ाहिर है मुतासिर वो हो रहे हैं जो कंट्रीब्यूशन में थोड़े से पीछे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत पीछे हैं। जो कंट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा हैं, उन जिनको ज्यादा काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ज़ाहिर है पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। बढ़ेंगे आगे, एक अनोखा कैच आपको दिखाते हैं क्रिकेट के मैदान में। यूं तो आपने कई हैरानकुन कैचेस देखे होंगे, लेकिन जो कैच हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसा कैच आपने भी शायद ना देखा होगा। ये सोशल मीडिया पर इस वक्त भारत की एक मकामी लीग की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि विकेट कीपर कैच पकड़ने के लिए डाइव लगाता है। ये डाइव लगाई, ये देखें बॉल उनकी कमर पर आई और
बॉल गिर ना जाए उन्होंने अपने बाजू का सहारा लिया। तो इस तरीके से उन्होंने कैच कर लिया, बाकी खिलाड़ी आसपास फौरन पहुंचे और गेंद को जमीन पर गिरने नहीं दिया, क्योंकि सर रूल ये है ना, गेंद जमीन पर गिर गई तो उन्होंने पकड़े रखा ताकि उनका बैलेंस, ये देखें ये, और उसके बाद बाकी के साथ ही फौरन से आए और उन्होंने उनको हेल्प की बॉल पकड़ने में, जमीन पर गिरने लगी, जमीन पर ना गिरने पाए, जिससे कैच आउट हो गए। अच्छा, वो मौसूफ जो आउट हुए हैं वो भी सोचेंगे कि मैं कैसा आउट हुआ, कैसा आउट हुआ हूं, कि देखें कैच आउट भी है लेकिन ये कमर आउट है, कमर आउट है एक तरह से। बढ़ेंगे जी आगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं। गूगल ने जीमेल के लाखों अकाउंट्स डिलीट करने का ऐलान कर दिया और ये अकाउंट गैर फाल सारिफीन के लिए ज़ाब्ते की तब्दीली के बाद डिलीट किए जा रहे हैं। गूगल ने कहा है कि अकाउंट्स डिलीट होने का अमल आइंदा 3 हफ्तों में शुरू हो जाएगा और ऐसे अकाउंट्स जो 2 साल के अरसे के दौरान गैर फाल रहे उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। उन गूगल अकाउंट्स के साथ साथ गूगल ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स, कैलेंडर, गूगल फोटोज़ का तमाम डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे अकाउंट्स जो डिलीट होने के खतरे से 2-4 हैं उन्हें मुतादिद मरतबा नोटिफिकेशंस भी जारी किए जा रहे हैं कि अगर आपने इसको एक्टिव रखा, यूज़ किया तो ठीक, वरना 2 साल से ज़्यादा अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया तो ये अकाउंट आपका हो जाएगा गुड बाय। तो एक्टिव कर लें जी अपने अकाउंट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। बढ़ते हैं आगे, अमरीकी रियासत डैलस की बात करते हैं। एक छोटा तैयारा उसने क्रैश लैंडिंग की और ये मंजर हम आपको दिखाएंगे, आप भी एक दफ़ा बिल्कुल रुक जाएंगे कि ये क्या हुआ है। कि रनवे से जैसे वो फिसला और फिसल कर जिस तरह से बाहर निकला, वहाँ एक गाड़ी से टकराया। ये देखिए वो गाड़ी वहाँ पर थी और उससे टक्कर लगी उसकी, लेकिन ये है कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, एक शख्स जो उसमें मामूली जख्मी हो गया। लेकिन इस तरह की खबरें अब हम दिन ब दिन ऐसी हम शामिल करते जा रहे हैं। कल भी मैंने एक बड़ी अजीब सी वीडियो देखी, पता नहीं मैं कितनी ऑथेंटिक थी, हो सकता है वो फोटोशॉप में की गई हो, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन इस तरह की ऐसी वीडियोस जब सामने आ रही हैं तो ऐसे दिल दहला जाती हैं, ऐसे हवाई सफर से ऐसे डर लगना शुरू हो जाता है। आप देखें वो गाड़ी पे जो साहब थे वो कौन सा हवाई सफर कर रहे थे, वो तो गाड़ी पर थे, उन्हें क्या मालूम था गाड़ी पर जाऊंगा और टक्कर मेरी जहाज से हो जाएगी, तो ये उनके साथ बहरहाल हुआ। बढ़ेंगे आगे, अब बात तैयारों की हो रही है तो फ़ज़ाई मेज़बानों से जुड़ी भी एक खबर हमारे पास है। अच्छा। वो है जनाब बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस यानी PIA की हम बात कर रहे हैं। 2 फ़ज़ाई मेज़बान कनाडा गए तो थे लेकिन फिर गायब हो गए। वो कहते हैं ना, स्लिप हो गए, इधर उधर को निकल लिए, यानी उन्होंने कहा बस वापस नहीं जाना, इन्हीं फ़ज़ाओं में रहना है हमने, अब कनाडा की फ़ज़ाओं में रहेंगे, और इसीलिए वो इधर उधर को निकल लिए। PIA ने भी इस तस्दीक कर दी है और ये कहा गया है कि दोनों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी और कनेडियन अथॉरिटी से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो मैनेजमेंट है वो राब्ते में है। और ये कहा जा रहा है कि पहले भी ये वाक़यात हो चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक में फ़ज़ाई मेज़बान गायब हो चुके हैं। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है जी, इस तरह से किसी और मुल्क के पे जब पहुँचते हैं तो इधर उधर को निकल लेते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा बात करते हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में जो लोग बात करते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, किस किस्म का सलूक होता है। माहौलियात के हवाले से रैली में फ़लस्तीनियों के हक़ में बात करते हुए एक शख्स ने स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली एक आलमी शोहरत याफ्ता कम उम्र माहौलियाती कारकुन जो थी, उन्होंने माइक छीन कर उनकी कोशिश की। मतलब वो जब वो आवाज़ उठाने लगी एक खातून वहाँ पर, के ये देखें जैसे वो बात कर रही हैं और उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में बात करना शुरू की, वहीं पर ये देखें ग्रेटा थेनबर्ग हॉलैंड की दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में रैली से खिताब कर रही थीं, जिस दौरान उन्होंने इसराइली मज़ालिम के शिकार फ़लस्तीनियों के हक़ में बात की और एक फ़लस्तीनी हामी खातून को तकरीर करने की दावत दी, जिस पर रैली में शामिल एक शख्स ने स्टेज पर आकर उनसे माइक छीनने की कोशिश की, ताहम उसे इंतज़ामिया ने पकड़ कर मुजाहरे से निकाल दिया। इस वाक़े से थोड़ी देर कबल मजमे में फ़लस्तीन आज़ाद होकर रहेगा के नारे जो हैं वो लग रहे थे और उसके बाद भी ऐसे ही नारे वहाँ पर लगाए गए। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात कल भी एक वीडियो में देख रही थी कि जो बाइडन किसी खिताब कर रहे थे लोगों से वहाँ पर, और वहीं पर ये चीज़ सामने आई कि एक और ख़ातून थी जिसने बोलना शुरू कर दिया वहाँ पर। उन्होंने कहा कि आपने कितने बच्चों को वहाँ पर मार दिया है, सीज़ फायर का ऐलान क्यों नहीं करते, अपना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं करते, उनसे क्यों नहीं बात करते कि वहाँ पर इसराइली जिस तरह से मजालिम ढा रहे हैं गज़ा के बच्चों के ऊपर, उसको रोकते क्यों नहीं है। तो वहाँ पर भी इनफैक्ट जो लोग इर्द गिर्द खड़े थे उन्होंने उस लड़की को चुप करवाना शुरू कर दिया, ना कि उसके साथ मिलकर नारे लगाएं या उसके साथ मिलकर आवाज़ उठाएं, उसको उस हॉल से बाहर निकाल दिया गया। यही हो रहा
बाइडेन ने आगे से इसका कोई जवाब भी नहीं दिया, ऑब्वियसली जवाब होगा भी नहीं, कैसे होगा जब जुल्म की बात हो रही है, आपको बताया जा रहा है कि आप कातिल हैं, तो वहाँ पर कैसे आपके पास कोई जवाब होगा, आप जवाब तो दे नहीं पाएंगे ऑब्वियसली, तो उसे वहाँ से निकाल दिया गया। और यही हम देख रहे हैं कि जिस तरह यूएस हिमायत कर रहा है इसराइल की, एक तरफ हिमायत कर रहा है, दूसरी तरफ ज़ाहिर है वो चाहता है कि वो जो एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है उसको भी किसी तरह से वो मैनेज करे, और ये जो अमन का दाई बनता है अमेरिका, वो चाहता है कि उस पर भी कोई आंच ना आए, तो ये दो जो चेहरे होते हैं ये तो नहीं चल सकते। यूएन खामोश किस तरह है, यूएन भी मजम्मती कर रहा है, वहाँ पर आ गए जी ये रेजोल्यूशन पास होगी है, ऐसे हो गया है, तमाम ममालिक को वहाँ पर बिठाया जाए, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पर, हो तो कुछ भी नहीं रहा ना शुएब। अगर यूएन के स्कूल्स को हिट किया गया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि इसराइल इस वक्त बेलगाम है और इसराइल को कोई लगाम डाल नहीं पा रहा। इसराइल के हवाले से अगर हम देखें, जिसने इसराइल से कहा जंगबंदी की जाए, जिसने इसराइल से कहा कि कहाँ होता है जहाँ अस्पतालों पे बमबारी हो जाए, लेकिन इसराइल किसी बात को खातिर में नहीं ला रहा। वहाँ के हर अस्पताल के बाहर क्या देखा जा रहा है, स्पेशली अगर हम शिमाली गजा की बात करें, अस्पतालों के बाहर टैंक्स मौजूद होते हैं, और जब वो कहते हैं कि वहाँ से लोग निकल जाएं, लोग कैसे निकल जाएं, वो तो कहते हैं सेफ एग्जिट दो, लेकिन सेफ एग्जिट मिलता नहीं है। जो वहाँ से जा भी रहा उस पर हमला किया जाता है, मारा जाता है उसको, तो कैसे वहाँ पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं। बिजली, फ्यूल किस तरह से वहाँ पर बंद कर दिया गया है, और इसी तरह से जो छोटे बच्चे प्रीमेच्योर बर्थ्स भी जिनकी हुई हैं इसी ट्रॉमा में, अगर देखा जाए तो वो भी इंक्यूबेटर्स में, उनके इंक्यूबेटर्स नहीं चल पा रहे, ऑक्सीजन नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन शोएब वहीं पर आपने इस कौम का जज्बा देखा है कि हिम्मत नहीं हारती है, कौम रिजिलियंट नेशन है, और इसी की एक मिसाल अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कि गजा में जारी इसराइली जारहियत के दौरान फ़लस्तीनियों के पुख्ता ईमान से मुतासिर होकर अमेरिका की मारूफ टिकटॉकर मेगन राइस ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मेगन राइस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। इस वीडियो में वो कलमा शहादत पढ़ते हुए दायरा इस्लाम में दाखिल हो रही हैं और कलमा पढ़ने के बाद अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए भरपूर खुशी का इजहार भी कर रही हैं। आपको सुनवाते भी हैं। अशहदु अन्ना ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है विजुअल था, बहुत प्यारी ये खबर थी आपसे हमने शेयर किया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। नून लीग का रुख अब बलूचिस्तान की तरफ है। बलूचिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील करने के लिए नून लीग पूरी तरह से तैयार है। पार्टी कायद नवाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंचेंगे। इस दौरान बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 20 से ज़ायद इलेक्टेबल्स और दीगर सीनियर सियासतदान नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। तवक्को जाहिर की जा रही है कि इस पेशरफ्त के बाद नून लीग एक बार फिर सूबे की एक बड़ी सियासी जमात बन सकती है और आम इंतखाबात में बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत कायम कर सकती है। ज़रा पर उम्मीद है PMLN, जिस तरह से पंजाब में कल की खबर थी कि इलेक्टेबल्स, स्पेशली सदर्न पंजाब के इलेक्टेबल्स नून लीग में शामिल हो जाएं, ये कोशिश नून लीग कर रही थी। जिस तरह से सिंध में नून लीग ने कोशिश की है और जिस तरह से वहाँ पर अलायंस बन रहा है, जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, उसके बाद अब बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि नून लीग का फोकस है। लेट्स सी कि नून लीग किस तरह से इत्तेहादी बढ़ा कर या इत्तेहादी अपना जो बैग है उसको बड़ा करती जाती है, बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ किस तरह से बनाती है वापस। अभी हमारे साथ इस वक्त कोयटा में हमारे ब्यूरो चीफ अयूब तरीन साहब मौजूद होंगे, उनसे भी इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आगे चल के कि आज का क्या सूरत हाल है और जब वो पहुंचेंगे इस्तकबाल कैसा होगा, कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं जो कि उनको रिसीव करने के लिए आएंगे, और इसके अलावा क्या क्या वहाँ पर उनका स्केड्यूल होगा और कितने टाइम के लिए वहाँ पर क़याम करेंगे, ये सारी तफसीलात भी हम ज़रूर जानेंगे। क्योंकि 2 रोज़ा दौरा है ये, और इसमें एक बात बड़ी अहम है सबीन के, ये दौरा पहले होना था, थोड़ा डिले हुआ, 1 दिन की इसमें ताख़ीर हुई है। न जाने उसकी भी क्या वजह है कि ताख़ीर हुई है, लेकिन इसके साथ साथ इस दौरे से पहले अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की,
تو وہ الزام عائد کر رہی ہے کہ جن رہنماؤں سے ملاقات نون لیگ کرنے جا رہی ہے ان رہنماؤں نے تو پیپلز پارٹی میں شرکت کرنی تھی، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ اب وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں آ رہے بلکہ نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے نا، الزام یہی عائد کہ ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے وہ اس طرف جا رہے ہیں، جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ اس وقت ان کو زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہی ہے تو دے آر تھنکنگ کہ بس نون لیگ کی طرف ہی ان کا رجحان ہونا چاہیے، تو وہ ہوا کا رخ جس طرف چلتا ہے نا تو اس طرف ایسے چلتے جا رہے ہیں وہ بھی۔ اب جو ہوا کا رخ اس طرف کو چلا، اس میں پیپلز پارٹی کا بھی اہم رول ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ شاید تسلیم کر لیا کہ ہوا کا رخ ان کے لیے موضوع ہے۔ اور ویسے یہ بات بھی دیکھی جائے کہ اگر نون لیگ بلوچستان کا رخ کر رہی ہے تو وہاں پر اسی طرح سے پیپلز پارٹی کیوں نہیں؟ بالکل ایسے چلیں، یہ تو سارا معاملہ ہے۔ ایوب ترین صاحب بیورو چیف کوئٹہ ساتھ موجود ہیں۔ ایوب صاحب، 2 روزہ دورہ نواز شریف صاحب کا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ کون کون سی اہم ملاقاتیں ہونی ہیں؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ میاں نواز شریف وہ آج دن کو کوئٹہ پہنچیں گے اور اس کی آمد کے موقع پر یہاں مخصوص اور خصوصی انتظامات کیے گئے، سیکیورٹی کے بھی بڑے اچھے انتظامات ہوئے۔ اس موقع پہ نواز شریف کا آج انتہائی مصروف دن ہوگا کیونکہ وہ بلوچستان کے جو مختلف سیاسی معتبرین ہیں یا الیکٹیبل ہے ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس میں بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب ہوں گے، اس کے جو سابق اسمبلی تھی، سابقہ اسمبلی مختلف وزراء صاحبان جو بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باب سے ان کا تعلق تھا، ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ نوابزادہ لشکری رسانی جو ہے، جو مختلف پہلے پیپلز پارٹی میں تھے پھر مسلم لیگ نون میں چلے گئے تھے تو بعد میں وہ نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی میں تھے۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے جو الیکٹیبلز ہیں جن کا یہ توقع ہے کہ فیوچر میں وہ اپنی سیٹیں جیت کے آ سکتے ہیں صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں، تو اس سے آج ان کی ملاقاتیں ہیں اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔ اور اس ملاقاتوں کا جو مقصد ہے وہ بالکل یہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ بلوچستان میں بھی ان کی حکومت بنے گی۔ تو ایسے میں باب پارٹی کو کی اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کی کیا پوزیشن پھر رہ ڈیوائیڈ ہے یا اکٹھے ہیں؟ جی بلوچستان عوامی پارٹی یا باب کا جو پوزیشن ہے بلوچستان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس وقت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تتر بتر ہیں، یعنی کچھ لوگ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، پیپلز پارٹی کے بعد اب وہ جو پتہ چلا کہ ایک نئی لہر سیاسی لہر آ رہی ہے، اقتدار کی لہر آ رہی ہے، تو اس کے بعد یہ لوگ اب مسلم لیگ کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا۔ بلکہ دلچسپ بات یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ پہلے جب اس میں پیپلز پارٹی میں شمولیت انہوں نے اعلان کیا، بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کی، اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جس طرح سلیم کوسہ ہے یا ظہور بلیدی آج پاکستان مسلم لیگ نون میں ان کی شرکت یا شمولیت جو ہے متوقع ہے، اور اس کا یہ ایک اثار ان کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والی جو صوبائی حکومت ہوگی یا جو اس میں مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ میجارٹی ہوگی، تو اس بنیاد پہ وہ جو ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ہی جوائن کرے۔ اور باب پارٹی کے میں خاص کر ذکر کروں گا کہ جو لوگ رہ جائیں گے جن کو ابھی تک نواز شریف کی یا شہباز شریف کی یا مریم نواز کی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے کوئی سگنل نہیں ملا ہے تو وہ باب پارٹی میں ہی رہیں گے، تاہم جب الیکشن ہوں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ باب پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر کچھ جماعتوں کو ملا کے، جس طرح پشتون نیشنلسٹ جماعتیں یا بلوچ نیشنلسٹ جماعتیں، تو یہاں ایک مخلوط حکومت قائم کی جائے گی۔ ٹھیک ہے ایوب صاحب، بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے اور جو اسٹریٹجی اس وقت ہے ماتوں کی اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ بریک کی طرف جائیں گے، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی نون لیگ بلوچستان کا جو رخ کر رہی ہے تو سیاسی منظرنامہ کتنا بدل جائے گا، تو اسی پر مزید بات کریں گے۔ سینئر رہنما پی ایم ایل این حنیف عباسی صاحب ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، گڈ مارننگ۔ سو مچ، گڈ مارننگ۔ ذرا بتائیں تو صحیح، بڑا اہم دورہ ہے یہ کوئٹہ کا، ڈیلے ضرور ہوا ایک آدھ دن کا، لیکن کیا خبریں ہیں؟ پہلے اپنے پروگرام کے کمپلیمنٹ تو لے لینا پلیز پلیز، پہلے یہ دیکھیں نا کہ میرے جیسا بندہ، میرے جیسے بندے سے مراد بزی آدمی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب آپ بلاتے ہیں تو میں آتا ہوں تو کوئی وجہ ہی ہوگی نا، ایسا ہی ہے، اس لیے کہ لوگ آپ کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہمارے جیسے لوگوں کو ہوتا ہے
کہ ہماری بات اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. بہت شکریہ بھائی صاحب, یہ آنر ہے ہمارے لیے, آپ آتے ہیں, بڑی بات ہے, کیونکہ اس لیے میں آپ عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی تعریفیں شروع کر دوں, پارٹی کی تعریفیں شروع کر دوں, تو بات یہاں سے شروع کریں. بہت شکریہ, سچ ہے ماشاءاللہ. تو اب آپ نے کیا سوال کیا, میں بھول گیا ہوں. یہ بات گھمائی تھی انہوں نے صرف. میں آنا چاہ رہا تھا نواز شریف صاحب, ذرا شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں اور بھی رہنما جا رہے ہیں آج بلوچستان کے دورے پر, بڑا اہم دورہ ہے. کس کس سے ملاقات ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو شاید آپ ہی کے پروگرام میں خوشخبری دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب بالکل آئیں گے, بالکل ایسے ہی ہے, اس ملک کے اندر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے. اگر آپ کے پاس کلپس ہیں تو آپ چلا کے دکھا. بالکل یاد ہے ہمیں. اور میں نے, میرا خیال ہے 4 سال جب تک وہ باہر رہے ہیں, پہلی دفعہ میں نے اپنی ایک انفارمیشن آپ کو دی تھی, نہ اسیسمنٹ تھی تو نہ ہی کوئی تکا تھا, انفارمیشن آپ کو دی تھی. اب وہی انفارمیشن کے بلبوتے کے اوپر کل میری شہباز شریف صاحب کے ساتھ لاہور میں ملاقات تھی. صحیح. میں حالانکہ لیٹ نائٹ آیا, آپ کے پروڈیوسر صاحب پیچھے لگے رہے, پھر میں نے ان سے کمٹ کیا ہوا تھا, تو میں نے کہا نہیں میں ضرور آؤں. وہاں پہ پنڈی کے حوالے سے بھی سیاسی صورتحال پہ بات ہوئی, اوورال پورے پاکستان کے حوالے سے بھی سیاسی صورتحال. وہیں پہ پتہ چلا مجھے کہ اناؤنس بھی تھا, لیکن انہوں نے خود بھی بتایا کہ میں بھی جا رہا ہوں, بڑے میاں صاحب بھی جا رہے ہیں. وہاں پہ جتنے بڑے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت پنجاب کے اندر, جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم بائی الیکشن لڑ رہے تھے تو اس میں بہت سارے لوگ چلے گئے تھے, بڑے اچھے فگر جو تھی اپنے اپنے علاقوں کی. بالکل. جو 20 MPs کا الیکشن ہوا تھا جس میں ہم ہارے تھے, وہ سارے واپس آ گئے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو 2018 میں یا اس کے بعد چھوڑ کے گئے, وہ سارے پنجاب کے اندر. بلوچستان کے اندر تو ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. پنجاب کی تو آپ نمبر 1 میں کنسیڈر کرتے ہیں نا وہاں پہ پاکستان مسلم نواز کو. ابھی سروے بھی جو بھی آتا ہے یا نہیں آتا, جو آپ, میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ریسیپشن میرا 12 تاریخ کو ہوا ہے, راول پنڈی کے ٹریڈرز نے کیا ہے, وہ اس فوٹیج آپ دیکھیں, میں آپ کو پروگرام کے بعد دوں گا. اچھا باسی صاحب, ایک سوری قطع کلامی کی معذرت, سوال بڑے زیادہ تر, وقت ہمارے پاس بڑا کم ہے, تو میں چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ سے ضرور پوچھیں. اچھا, آپ نے ایک بات کی کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کے یہ بات کہی تھی کہ میاں صاحب آئیں گے اور وہی وزیر اعظم بنیں گے. چلے آنے کا تو ٹھیک ہے, انہوں نے بتا دیا, ٹکٹ ہو گیا, وزیر اعظم بننے کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ تو ووٹ ڈلیں گے تو تبھی پتہ چلے گا. اب میں نے کا الیکشن لڑنے جا رہا ہوں, تو میں MNA کا الیکشن اگر لڑنے جا رہا ہوں, اگر اللہ نے مجھے مدد توفیق دی, تو میں کیا کہوں گا, میں MNA بننے جا رہا ہوں نا. میں کیا کہوں گا کہ جی نہیں جی میں ہارنے جا رہا ہوں, ایسی بات تو نہیں ہوتی. تو اس لیے جب وہ آ رہے ہیں تو پھر حالات دیکھیں, حالات بتاتے ہیں, واقعات بتاتے ہیں. اس وقت لوگوں کی جو پلس ہے نا, میں اسی کی بات, ابھی راستے میں بھی میرے ایک دوست تھے, ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یار جو تیرا 12 تاریخ کا ریسیپشن تھا نا, وہ پلس بتا رہی ہے. یعنی لوگ مطلب کہ چھتوں کے اوپر سے پھول پھینک رہے ہیں, ہر شاپ کیپر جو ہے اسے اپنی دکان کو سجایا ہوا ہے, تو گھوڑے کی تھاپ ہے, بنگڑے ہیں, اور یہ وہ نہیں ہے جو آپ کسی کو کہتے ہیں اچھا یار گھوڑے بھی لے آئیں تھے, فلاں بھی لے آئیں. یہ لوگ خود باہر نکل کے آئے ہوئے تھے. پھر جو موٹر سائیکل پہ جانے والا ہے وہ بھی کہتا ہے شیشہ نیچے کریں, ہاتھ میں نے ویو کرنا ہے. یہ بھی میں آپ کے آفس کے اندر داخل ہو رہا تھا, 2-3 بائکیں تھے یا جو لوگ بھی تھے, وہ کھڑے ہو کے انہوں نے پہلے ہیلمٹ اتارا, پھر 5-7 منٹ مجھے وہاں لگے, تو پھر میں ادھر آیا. یہ پلس بتاتی ہے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے پلس بتا رہی ہے کہ پنجاب کے اندر تو الحمدللہ بہت دیکھیں, صرف جلسے جلوس یہ جیتنے کی علامت نہیں ہوتی, آپ کی آرگنائزیشن کہاں تک موجود ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز رانا ثناء اللہ کی قیادت میں پنجاب کے اندر, جہاں میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, پنجاب کے اندر ہم یونین کونسل کی سطح کے اوپر اپنی آرگنائزیشن مکمل کر چکے ہیں. اوکے. بلوچستان کے اندر, فرنٹیئر کے اندر, سندھ کے اندر اس سے کمزور تھے ہم اس پنجاب سے. لیکن اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے, وہاں کے بڑے سردار دیکھیں, بڑے پولیٹیکل ورکر دیکھیں, آج آپ کو بڑے بڑے سرپرائزز ملیں گے. نہیں, لیکن وہی لوگ جو پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے یا چلے گئے تھے, اعلان کر بیٹھے تھے بلوچستان کے, وہ اب PMLN میں آ رہے ہیں, یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس لیے اسی دکان پہ بندہ جاتا نا جہاں پہ کوالٹی اچھی ہو, جب اسی پروگرام آپ نے ایسا کیا پروڈکٹ دکھا دیا ہے باسی صاحب؟ دونوں نے آپ نے میرے پہ کیا ایسا جادو کیا ہوا ہے کہ مجھے آپ کے پروگرام میں آنا پڑتا ہے. ایشو یہ ہے کہ جہاں آپ کو رسپانس ملتا ہے, جہاں آپ کو پتہ ہے کہ بیٹھ کے آپ بات کریں گے, آپ کے لوگ زیادہ سنیں گے, تو آپ پریفر کرتے ہیں باقی لوگوں کی نسبت اس پروگرام میں جانے کے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اسی طرح جو پاکستان مسلم لیگ الزامات تو دیکھیں نا جی,
सहारों पे लगते हैं। अब तो नहीं, जवाब देना। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि वो बलूचिस्तान के रहनुमा हमारे साथ थे, आ रहे थे, लेकिन नून लीग के साथ भेज दिया गया। अच्छा, भेज दिया गया वाली बात तो देखे ना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनको पता होता कि हम नून लीग में जाके हार जाएंगे तो वो भेजने के ऊपर भी कहते नहीं जी, नहीं हमने जाना ही जाना है। जहाँ पता चल रहा होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये सरदार खान बड़े, हम तो पॉलिटिकल वर्कर है ना, हमें पता है अगर आज हम पार्टी के साथ हैं, दिलो जान के साथ हैं, उम्र कैद भी ले ली, बच्चों का फ्यूचर भी दे दिया, कारोबार भी दे दिया, सारा कुछ दे दिया, तो कल कला अगर खुदा ना खासा कुछ हो चुप करके घर बैठ जाएंगे। हो सकता है ना किसी वक्त भी क्या सूरत हाल बनती। लेकिन ये जो कैटेगरी के लोग होते हैं, इन्होंने सियासत में इन रहना होता है, और सियासत में इन वो उन लोगों के साथ रहते हैं। ये कोई नजरियाती लोग उस तरीके से नहीं होते कि जिन लोगों के साथ उन्होंने हुकूमत बनानी है, फिर अपने कबीले की खिदमत करनी है या अपने इलाके की, तो उनकी कोशिश होती है कि उसके साथ जाएं जो हुकूमत बनाए, विनर है। ठीक है, हमेशा उसी घोड़े पे कोई लगाएगा ना जो विनर होगा। तो इस वक्त जो विनर है, हाँ। और जो इस वक्त देखें, दूसरी बात इससे भी हट जाए, इससे भी हट जाए सारी बातों से। अब मियां नवाज शरीफ साहब की शख्सियत पे आ जाए ना। मियां नवाज शरीफ साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो तमाम जमातों को साथ लेके चलने वाली है। यानी इस वक्त मुल्क को यकजहती की जरूरत है। पीपल्स पार्टी को साथ लेके चले ना। हाँ हाँ चले, साथ होगी। अच्छा, ये ऐसे ही होता है, जरा ठुस ठुस लगी होती है। यानी वो जमात इस्लामी जो बात कर रही है कि ये विचों एक ही बात ठीक कर रहे हैं, तो ठीक कह रहे हो। अच्छा, ठीक कह रहे हो। पीपल्स पार्टी नून लीग इस वक्त भी ठीक कह रहे होंगे, वो ठीक कह रहे होंगे, हो सकता है जमात इस्लामी भी साथ आ जाए। अच्छा, हाँ हाँ, ये सियासत में वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो तल्ख कलामी और ये तल्खी जो दोनों बातों में नजर आती है, वो एक्चुअली नहीं है। नहीं, मैं एक बड़ा मैसेज जो है ना वो आपके प्रोग्राम के जरिए देना चाहता हूँ। देखिए, इस मुल्क को ना इत्तेहाद की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है। तो वो मियां नवाज शरीफ एक ऐसी शख्सियत है इस पाकिस्तान की जो सबको साथ लेके, उसकी मिसालें आपके पास मौजूद हैं कि हमने 2-2.5 साल अब्दुल मालिक साहब को बलूचिस्तान का हमारी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी रीजनल जमातें हैं या किसी और तरीके से हमारे नज़रिए से बाहर जमातें हैं, उसको साथ लेके हम चलें ताकि ये मुल्क इंटैक्ट रहे। यानी इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत जब मौका मिलेगा बनाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान की हद तक तो मुझे नजर आ रहे हैं, हो सकता है हम केपीके के अंदर इत्तेहादी बना लें। केपी में भी जाते हैं, केपी में भी आप लोग बलूचिस्तान के अंदर तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून अकेले जो है, अच्छा, वो हुकूमत और विफाक में जा रही है। विफाक में भी देखे ना जी, हमारी कोई 140 या 43 के करीब हमारी पंजाब की सीट्स हैं। ठीक है, तो 110-100 हमें जीतनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगर वो 1997 वाली सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, अगर वो हो जाती है तो फिर तो कोई 10-12 ही किसी के हिस्से नहीं। बट क्या पीएमएलएन इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रही है? सर, अगर 2/3 मेजॉरिटी अगर लोगों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, ये जो कश्ती है जो भंवर में है इस वक्त, मुख्तलिफ मसाइल में है, महंगाई में है, बेरोज़गारी में है, लाकानूनियत में है, दहशत गर्दी में है, देखें ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, इन बिजली के बिलों से। और इससे इनकार इससे भी नहीं कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक हुकूमत पर नहीं है। नहीं, देखिए मैं फिर कहता हूँ कि हुकूमत हम किस बंदे को लेके आ रहे हैं ना, जब आप लोग भी कहीं जाएंगे तो आप बताएंगे ना कि आपने इतने शोज़ किए हैं और इतनी आपकी रेटिंग आती थी, सीवी आप देंगे ना। जैसे मैं किसी जगह जाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि जनाब मैंने मेट्रो बनाई, मैंने ये बनाया, मैंने हॉस्पिटल्स बनाए, ये तो इसी तरीके से जो सीवी तो स्ट्रांग होनी की है। मियां नवाज शरीफ की जो सीवी है ना, 3 बार के वज़ीर आज़म वो नहीं, 3 बार के वज़ीर आज़म नहीं है। उन्होंने इस मुल्कत खुदादाद पाकिस्तान को दुनिया में जिंदा रखा। चाइना साथ रहा उनके, मिडल ईस्ट साथ रहा उनके, टर्की साथ रहा, यूरोप अमेरिका साथ रहा, ठहर जंदरा मोटरवेज के जाल बिछा दिए जिसपे आप अब्बासी साहब सबको रट गई जब भी आते हैं अब्बासी साहब आके सारे प्रोजेक्ट सारे बताते हैं, मेट्रो बस से लेके पता नहीं कौन सा। मैंने तो एक नाम लिया अभी एक एक्चुअली फर्क क्या है? नहीं सर, प्रोग्राम देखें, फर्क क्या है? वक्त खत्म हो जाएगा। सुने ना, फर्क क्या है? फर्क ये है, हमारे पास कहने के लिए कि हमने क्या किया बहुत कुछ है, लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, फिर वो आए शाएं बाएं करते हैं। मैं अब आपके सामने आए शाएं बाएं क्या, आपके हर सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप किस तरह आपको मालूम है कि आप जीत जाएंगे। हम कारकर्दगी, चले मैं मुख्तसर कर देता हूँ आपके जवाब। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, साबका तामीर और तरक्की की बुनियाद पे और साबका दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे।
ٹھیک ہو گیا. اچھا باجی صاحب, چلے آپ کے لیے آسان کر دیں. اچھا اب خبر ایک آپ دے کے جائیں گے. ہاں 2 آج کیا بڑے سرپرائزز مل سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اس وقت آپ کو قبل اس وقت نام تو نہیں, ابھی تو لیڈر نے وہاں پہنچنا ہے, پوری لیڈرشپ وہاں جا رہی ہے, لیکن جب آپ کے پاس شام کو نام آئیں گے آپ فگر دے دیں. جی آپ فگر دے دیں, 20 22 25. میرا خیال ہے آپ کو صرف میرے سے زیادہ انفارمیشن ہے تقریباً منیمم. اچھا یہ وہ لوگ ہوں گے, باقی تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ ہوں گے. بڑے نام کون سے خبریں آپ کیا توقع کیا کر رہے ہیں؟ ایکسپیکٹڈ نام نہیں بتا اب رہے. کون سا نام رہ گیا ہے؟ بڑے لوگ نا, مجھے بتائیں نا نام کون سا رہ گیا. اس میں کیا ہے؟ یقین مانے مجھے کوئی 3 بڑے نام دیکھیں, میں کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں ہوا کہ میں نے سپیچ کی ہو یا پروگرام کیا ہو تو مجھے باؤنس بیک ہوا ہو. ٹھیک ہے جی, تو میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں تکا لگا کے جاؤں. کچھ لوگ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, سیاسی طور پہ بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ انشاءاللہ آج پاکستان مسلم نواز میں شامل ہیں. آپ خوشی منائیں. دیکھیں آپ انٹلیکچوئل لوگ ہیں, آپ خوشی منائیں کہ ایک پارٹی آ رہی ہے جس کے ساتھ بلوچستان بھی, آپ بلوچستان کے حالات سے واقف ہیں نا, آج کے حالات سے, آج بھی وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. یس, آج بھی دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے. آج وہاں پہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہاں شہید ہو رہے ہیں, ہمارے KPK کے اندر فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. ہم نا گپ شپ میں ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. کسی مائی کا لال جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہتا جس کی عمر جو ہے 23 سال 24 سال 26 سال 27 سال ہوتی ہیں, جو اس ملک کی خاطر جان دے رہا ہے, اور ہم آپ یہاں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں یا گھر میں سو رہے ہیں. ہمیں ان کی پشت پہ کھڑا ہونا ہے. اس پہ پشت پہ کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ ایک جگہ کے اوپر تو ایک ہونا. بالکل صحیح, دہشت گردی کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے. میں آپ کی ایجز ماشاءاللہ بہت کم ہے, ہماری بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا بہت کچھ ہے. ہم نے نا جذبات میں آ کے بہت بڑے بڑے کام دیکھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہیں. اسلام آ جائے گا, جمہوریت آ جائے گی, تبدیلی آ جائے گی, اور بالکل کیپیسٹی ہوتی نہیں اس بندے کی, کسی کی بھی, کہ بھی وہ اس مقام تک پہنچا دے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا دشمن یہ ضرور چاہتا ہے کہ پاکستان کمزور ہو, دفاعی لحاظ سے بھی کمزور ہو, اندرونی لحاظ سے ہم فرقہ واریت, لسانیت, ہر لحاظ سے یہ دشمن کا ایجنڈا ہے. آپ مہربانی کریں سارے مل جل کے, اگر اس وقت میاں نواز شریف کو آپ وزیر اعظم بناتے ہیں, میں آپ کو اس پروگرام سے یہ گارنٹی دیتا ہوں, ملک میں یکجہتی آئے گی, ملک میں یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, اور اس ملک کے اندر تعمیر و ترقی کے ہم مینار کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے کھڑے کیے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہم نے تھوڑی بنانے والوں نے بنانا ہے. آج فروری کو بنائیں گے, ہم نے بنانے ہیں, اور کس نے بنانے. اور اس میں ووٹ نے بنانا ہے. جی, عوام کے ووٹ نے بنانا ہے. اگر عوام ووٹ دے گی تو ظاہر ہے. جی بالکل ٹھیک, میں آپ سے 200% اتفاق کرتا ہوں. ہم عوام کے ووٹوں سے آئیں گے, ہمیں کسی نے بٹھا کے پریزیڈنٹ نہیں بنا دینا. ایسے ہی ہے, عوام کے ووٹوں سے, پرائم منسٹر یا کسی نے مجھے پکڑ کے MNA نہیں بنا دینا. دیکھیں نا, عوام نے, میں ریسیپشن کی بات کر رہا ہوں. میں کل ایک پختون گرینڈ جرگہ کر رہا ہوں 17 تاریخ کو پنڈی کے اندر. میں اسی طرح راول پنڈی ٹائیگر بنانے جا رہا ہوں 26 تاریخ کو. ٹھیک ہے, راول پنڈی ٹائیگرز, یہ کیا ہے؟ یہ ہماری PSL لیول کی ایک نا لاہور کلندر آئے گا راول پنڈی میں, وہ ایک ٹرائل ہوں گے آپ کے ذریعے. یہ بھی میسج چلیں, یہ خبر, اس میں نا ہزاروں کی تعداد میں بچے آئیں گے. وہ 30 لڑکے وہاں سے میں لوں گا ٹرائل کے لیے. ٹھیک ہے, خود ہی میں چیئرمین بن گیا اس کا. ٹھیک ہے نہیں, وہ ٹیم ہمیں اس وجہ سے, جو لڑکا ہوگا آسٹریلیا جائے گا, اس کو ہم سپانسر کریں گے, باؤنڈ اس سے بھروائیں گے. اس کو لاہور کلندر کی جو اکیڈمی ہے وہاں پہ اگر اس نے سیکھنا ہے تو وہاں پہ ہم اس کو بھیجیں گے, وہاں ہم اس کو سپانسر کریں گے. یہ راول پنڈی کا, کیونکہ پہلے تو اسلام آباد وغیرہ کی ٹیم تو ہے, اس راول پنڈی کی نہیں, لیکن وہ 100% میرٹ پہ ہوگی. وہ 20,000 بچہ وہاں آتا ہے اسٹیڈیم میں, 30,000 آتا ہے. 2 دن کا ٹرائل ہوگا, 2 دن کے اندر ہم وہ نکال. اس میں صرف پنڈی بوائز ہی آ سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں راول پنڈی ٹائیگر سے مراد یہ ہے کہ راول پنڈی پورا ڈسٹرکٹ ہوگا نا, پورا ڈسٹرکٹ, جہاں سے اس کو تو نہیں ہم لیبل لگا سکتے کہ صرف پنڈی سٹی کے لوگ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بات بہرحال اس وقت تو بات یہ بھی کر لینا آپ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ اور پاکستان فلاں فلاں کے لوگ, آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمت دی ہوئی تھی اور کس طرح کھڑے تھے. چٹان تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت بڑا لفظ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو تکبر اور غرور رائی برابر بھی پسند نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ چٹان کی طرح اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہونا اس کو کہتے ہیں. اچھا بھائی صاحب, الزامات کی جہاں پر بات ہو رہی تھی, اب ذرا سیاست پہ ذرا واپس آتے ہیں, اور مجھے بتائیں کہ وہ بھی یہی کر رہے تھے. وہ بھی بات ہے.
اچھا سر، ویسے اب جو الزام لگایا جا رہا ہے نواز شریف صاحب پہ، پہلے تو ظاہر ہے چیئرمین پی ٹی آئی پہ کہا جا رہا تھا کہ لاڈلے ہیں، اب نواز شریف صاحب کو لاڈلا پلس کہا جا رہا ہے، اب ان الزامات کے بارے میں کیا؟ اور ساتھ میں یہ پوری عوام کہہ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہا ہے اب، اور خبریں یہ بھی کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ یہ لیبل ان سے اترے. نہیں، نواز شریف صاحب دیکھیں نا کیسے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر لیبل لگ گیا تو اتر جائے. یہ کس نے خبر دی ہے؟ میں تو اسی لیے آپ سے تصدیق کیا. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں، ذرا سوچے غور کریں، اور چوتھی مرتبہ بننے جا رہے ہیں. یعنی انہیں اس پہ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی لاڈلا پلس کہہ رہا ہے، فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیں سنیں 3 دفعہ اس ملک سے، دیکھیں ان کی قسمت تو دیکھیں، چھوڑیں اس بات کو. 3 دفعہ اس ملک سے نکالا. میں ملک کی قسمت کیوں نہ دیکھوں؟ ملک کی قسمت بدل گئی. آج دیکھیں نا، میں نے کل لاہور جانا تھا نا، کل لاہور، تو مجھے پتا تھا میں اتنے بجے بھیرا پہنچوں گا، اتنے بجے ٹول پلازا کراس کر لوں گا. میرے پاس بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، مہنگی بہت ہے، جو قابل وہ معاہدے کس نے کیے؟ ٹھیک ہے جی، وہ مہنگی اس لاڈلے نے کی ہے جس نے 4 سال میں یونین کونسل نہیں چلائی تھی، اس کو ہم نے ملک اٹھا کے دے دیا. دیکھیں نا، اب آپ کہتے ہیں کہ نہ بیان کریں. اچھا، پھر میں نہ بیان کروں تو پھر میں ان کی وہ سپیچ بیان کروں، پھر اپنی سپیچ آپ کے سامنے رکھوں. میں کہتا ہوں جی، ان سے پوچھے 4 سال میں جو 300 ڈیم بننے تھے، 1 کروڑ نوکریاں، وہ سوال ان سے ہوگا. 50 لاکھ نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ لوگوں کو میں نے کہا سوال ان سے ہوگا. نہیں، میں کر رہا ہوں نا، لوگوں کو بتا رہا ہوں. 50 لاکھ گھر بننے تھے. دیکھیں نا، ہم نے تو راولپنڈی میں کہا کہ یہ بنے گا، بن گیا. اب میں نام اس لیے نہیں لے رہا، پھر کہیں گے آپ اپنی مارکیٹنگ پوری کر رہے ہیں. کارکردگی کی بنیاد پہ جب آپ بات کریں گے تو آپ بڑی سوبر بات کریں گے. جب آپ لڑائی جھگڑے والی بات آپ کے پاس ہو گئی کچھ نہیں، آپ دیکھیں نا، جب آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے، دلیل ختم ہو جاتی ہے، تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اب آپ بھی ذرا کوشش کیا کریں کہ لڑائی سے یعنی اس کا مطلب ہے پی ایم ایل این نے سوچ لیا لڑائی جھگڑا نہیں، نو آرگومنٹ نہیں، کسی ترقی کی بات ہے، مل کر چلنے کی بات ہے. میں نے تو اپنے پیڈو سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. میں نے اس سے کہا تھا، دیکھیں نا، آپ پتہ نہیں، آپ نہیں، میرا خیال ہے وہ میر صاحب کا پروگرام تھا، اس میں نے کہا تھا کہ وہ اندر تھا، تو میں نے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا، میں نے کہا 2018 میں مجھے وہ اندر کرا کے، تو اس نے کہا جی میں الیکشن لڑوں گا، ورنہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک حنیف عباسی اندر نہیں جائے گا. مجھے عمر قید ہو گئی، ڈیٹ پیچھے لا کے. اللہ تعالیٰ کسی دشمن، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، میں نے آج تک اس کے لیے بد دعا نہ دل میں کی نہ باہر کی. میں نے اسی پروگرام میں کہا کہ اگر ہمارا یہ پیڈو باہر ہوگا تو پھر ہم الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے. انہوں نے کہا جی اگر نہ لڑا اس نے تو پھر میں کہا میں الیکشن تو لڑوں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مقابلہ ہو، وہ میدان میں ہو، ہم بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیت جائیں گے. اور پنجابی میں جو سروے ہوا، چونکہ آپ نے چند لمحات پہلے کہا کہ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے لاہور، یہ کیسا گڑھ ہے کہ اس میں اب آپ کو الیکٹیبلز کی ضرورت پڑ گئی ہے، اسپیشلی جنوبی پنجاب سے؟ نہیں، ساؤتھ پنجاب میں تو ہمیشہ الیکٹیبل ہی بالکل رہتی ہے، ہوتے ہیں نا. یعنی یہ نظر آگے کہ الیکٹیبلز کے بغیر الیکٹیبل دیکھیں ہر جگہ الیکٹیبل. آپ دیکھیں اگر لاہور سے خواجہ سعد رفیق کو نکالیں، ٹھیک ہے جی، حالانکہ پارٹی ووٹ ہوگا، پارٹی ووٹ پڑے گا اس کو، صحیح ہے، پارٹی ووٹ کے بغیر وہ بھی نہیں جیت سکتا. خواجہ سعد رفیق نہیں جیت سکتا، میں نہیں جیت سکتا پارٹی ووٹ کے بغیر. اچھا، ہاں، ہم نواز شریف کے نام پہ جیتیں گے نا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں جی خواجہ سعد رفیق کے جگہ کسی اور کو دے دیں گے تو بڑی آسانی سے جیت جائیں گے، مشکل ہوگا. یعنی دونوں باتیں ہیں، یہ دونوں باتیں ساتھ چلتی ہیں، پارٹی بھی ہے اور شخصیت بھی ہے اور شخصیت بھی ہے. جس کو الیکشن لڑنے کا ڈھنگ ہو، جس کو پتا ہو الیکشن ڈے والے دن ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے بلاک کوڈ کے اوپر یعنی ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت کھمبا بھی کھڑا کرے تو وہ جیت جائے گا. نہیں، یہ بات دیکھیں نا، یہ باتیں کر کے نا تو پھر ہم اوور کانفیڈنٹ ہو کے تو اب اس ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہتے. پارٹی چھوڑ دیں، اس وقت پارٹی کو کیا کرنا ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے. اس وقت جو فوکس میاں نواز شریف کی جو تقریر تھی نا، میں یقین میں نے خود بہت بڑا سپیکر ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. میں ایف سی کالج سے ہم نے شروع کی تقریر کرنی، اور آج بھی اگر وہ 45 منٹ مجھے کہے کسی کو گالی نکالے نظر آ رہا ہے میں تقریر کر سکتا ہوں. نہیں، میں بڑی مشکل سے اگلا سوال پوچھنے کا ہوگا. سنے تو نہیں، صحیح بات بتائیے. نہیں سنے بڑا آپ انجوائے کریں گی، اور خاص طور پہ لوگ اس کو مجھے گالیاں دیں اس کے بعد بے شک انشاءاللہ وہ کہیں گے ہاں یہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. میاں نواز شریف کی جو 21 اکتوبر والی سپیچ ہے، آپ بھی سنیں، یہ بھی سنیں، بار بار سنیں، میں نے بھی سنی. یہ نہیں کہ اس میں میرا نام لیا گیا تھا تو اس لیے سپیچ بہت اچھی تھی. ایک سٹیٹس مین کی، ایک بڑے بندے کی بڑی سپیچ تھی. میں نے یہ بہت خلاصہ اس کا نکالا، اور اس میں دیکھیں، اور اس میں ایسا پیغام تھا کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی کی بات تھی.
اگر میں نا شیخ رشید کے خلاف 2003 میں پہلا الیکشن جیتا تھا، پھر 2008 میں اس کے خلاف میں دوسرا الیکشن جیتا تھا، میں اس سے الیکشن اللہ کے فضل سے آج تک نہیں آ رہا، لیکن میں نے کبھی پیچھے مڑ کے اس کو نہیں دیکھا تھا. میں نے سر پھینکا، گلی محلے میں نکل گیا، جو میری ضروریات تھی میں نے پورا کیا. میں اتنا ڈرتا ہوں آپ سے اس وقت وہ ضروریات گنتے وقت کہ آپ نے کہا، حالانکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم مقابلہ کس پہ کریں. ہم مقابلہ کہیں کہ یار میں نے اس ملک کے لیے یہ کیا. بات گنوا رہے ہیں. ہاں جی، کام بتا رہے ہیں. میں وہی نا میں عرض کر رہا ہوں. اچھا صاحب، آپ نے سپیچ کی بات کی ہے. نواز شریف کی سپیچ میں اگر دیکھا جائے تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نظر نہیں آیا جو جماعت کا، یا میں نے مس کر دیا وہ پارٹ ہو سکتا ہے. میں نے اچھا ووٹ کو عزت کے بغیر تو ہم جیت ہی نہیں سکیں گے. لیکن نعرہ جو پہلے لگتا تھا جس کانفیڈنس کے ساتھ، کل تو میں جب ریسیپشن پہ گیا ہوں تو اسی طرح لگا نہیں ووٹ کی عزت کیا مطلب کیا ہے، ذرا وہ بھی آج میں واضح کر دوں. کئی دوست ہمارے بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا مسلم لیگ نواز سے، وہ بھی آئیں شائیں بائیں کرنا شروع گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کے دوستوں کو نہیں پتا ہم کیا کریں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. میری بات سمجھ، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ. جی مجھے جب بلایا کریں تو کم از کم 2 گھنٹے کے لیے بلایا کریں، وہ بھی کم پڑیں گے. ووٹ کو عزت سے مطلب یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے ہم نے الیکشن لڑنا، جو پہلے آپ نے بات. ٹھیک ہے نا. ہم کسی سازش کے تحت، میں نے 9 مئی نہیں کروایا بچن، میرے لیڈر نے 9 مئی نہیں کروایا، کسی اور نے 9 مئی نہیں کروایا. اور 9 مئی کا واقعہ اگر آپ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں تو یہ مملکت خدا داد پاکستان سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. 9 مئی میں وہ ریڈ لائن کراس کی گئی ہے جو کسی بھی ملک میں اگر کی جاتی تو شاید ابھی تک بہت بڑے بڑے نتائج نکل چکے ہوتے، سزائیں ہو چکی ہوتی، اور کبھی کوئی دوبارہ اس ملک کے اندر یہ نام نہ لیتا. دیکھیں نا، ابھی ایک جھوٹ بھی بولا جاتا ہے ساتھ، میں وہ وضاحت کر دوں. ایک تو عزت، ووٹ کی عزت، میں پھر یہ نہ کہیں گے سکپ کر گیا ہوں. ووٹ کی عزت یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے ہم ایم این اے بنے، ووٹ کے ذریعے ایم پی اے بنے، اور ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم بنے. یہ ووٹ کی عزت ہے. یہ پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات پہ آ جائیں کہ اگر آپ 9 مئی کو اور ان ساری چیزوں کو، اب ایک چیز کس طرح لوگوں کے ذہن پر گندہ کیے جاتے ہیں. میں اس لیے اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو لے کے آ رہا ہوں کہ پہلے 1.5 سال جو اندر بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اس نے پورے نوجوان نسل کا اپنا ذہن پر گندہ کر کے یہ واقعہ 9 مئی والا کروایا. اب کہا جاتا ہے جی چھاپڑی والا اندر ہے، ربڑی والا اندر ہے، دودھ والا اندر ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی اندر ہونا تو سزا مجھے دے دیں. خدا کے لیے یہ سیاسی شبدہ بازی ہم چھوڑ دیں. یہ جو وہ لوگ ہیں جو ویڈیو کے ذریعے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے آگ لگا رہے ہیں، وہ جی ایچ کیو کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں، وہ حمزہ کیمپ کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں. بے گناہ شخص، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں خود راول پنڈی میں جو بھی بے گناہ شخص ہے اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. ہم نے چھڑوائے ہیں بہت سارے لوگ جو وہاہ موقع پہ موجود نہیں تھے. کسی بھی ایونٹ کے اندر ان کو چھوڑا جا رہا ہے. جو بے گناہ ہے اندر ان کو بھی چھوڑا جا رہا ہے. جو گناہ گار ہے وہ چھوڑے نہیں جائیں گے. اور نہ میں کوئی کسی کا بھی ترجمان نہیں ہوں. یہ تو بالکل بنیادی سی بات ہے سر کہ جس نے جو کیا وہ بھگتے گا. میں اس پاکستان کا ترجمان ہوں بھائی جان. میرا تو دل روتا ہے. میں تو جب دیکھتا ہوں نا جی ڈیلی 7 سے 8 اپنے نوجوانوں کا خون، اور پھر اس کے بدلے میں ہم تنزیہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن کے اوپر، تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کر کے، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم سر پھیر کے اگر کام ہم نے نہ کیا اور ہم بدلے کی آگ میں رہے، اور انسٹیٹیوشنز کوئی بھی ہو، عدلیہ ہو. دیکھیں مجھے ایک عدالت نے 25 سال قید دی، میں نے پوری کچہری کو آگ لگا دی. میرے سامنے جی ایچ کیو تھا. کیا میرے لوگ 10,000 لوگ موجود نہیں تھے؟ نکالیں ویڈیوز. میں نے کیا کیا؟ میں نے لوگوں کو ٹھنڈا کیا. مجھے پتا تھا اس نظام نے مجھے سزا دی ہے، اسی نظام نے مجھے ریلیف دینا ہے. برطانیہ سے ریلیف نہیں ملنا، لیکن امریکہ سے ریلیف نہیں ملنا. سب کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ چاہے کوئی شخص ہو، وہ چاہے کوئی سوچ ہو، وہ چاہے نظام ہو جس نے قوم کا وقت ضائع کیا ہو، جس نے عدالتوں کا وقت ضائع کیا ہو، جس نے ایک بے گناہ کو سزا دلوائی ہو. آپ کو نہیں لگتا احتساب ہونا چاہیے؟ یہ بس آگے بڑھنے کی بات ہی ہونی چاہیے. بالکل ہونا چاہیے نا. اب ہونا اس وقت چاہیے کہ اس وقت مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے بریتھ نہیں مطلب میں لے سکتا، تو میں کہوں جی پہلے میں ان فلانوں گال کاٹ کے تھپڑ مار کے آؤں گا، پہلے میں اپنا بریتھ تو ٹھیک ہے. یعنی پہلے پاکستان سانس لے لے پھر احتساب ہوگا. پیدل چلے. آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کے جتنے ادارے ہیں وہ سٹرونگ ہونے چاہیے. اس میں کوئی بھی آئے، میں ہوں، میری پارٹی کے بعد لوگ ہوں، پارٹی سے باہر کے ہوں، لیکن خدا را نہ کسی کی گاڑی میں 15 کلو ہیروئن رکھی جائے،
نہ کسی کی ادویات کو. مطلب جو احتساب کی بات ہے وہ پوسٹ پونڈ ہوئی ہے, وہ ختم نہیں ہوئی, ختم نہیں ہو سکتی, ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, پیرلل چلنی چاہیے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ معیشت ہے, یہ تو نہیں کہ آپ لوگوں کو لوٹ مار کرو 6 مہینے, کوئی گل نہیں, 6 مہینے سے تان نہیں پوچھیں گے. ابھی بھی موجود ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کو ایکٹیو رہنا چاہیے. لیکن جب وہ جھوٹ اور سچ کو ملا دیں گے تو سچ غائب ہو جائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا مقدمہ بنائیں بڑے دیکھیں لوگوں کے 2 چہرے ہوتے ہیں, ایک سامنے والا ہے, ایک اندر والا ہے. اور جب آپ کے سامنے بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, ایویڈنس کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے, آپ اس کو نہ چھوڑیں. لیکن ملک کے وزیر اعظم کو بیٹے سے سیلری لینے پہ نہ نکالیں. ٹھیک ہے بھائی صاحب, بہت شکریہ صاحب موجود تھے. بریک لیں گے, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ کے اگینسٹ بیانات آ رہے ہیں, اور اگر ہم سیاسی منظرنامے پر دیکھیں کہ جس طرح نون لیگ پہلے پنجاب میں, پھر سندھ میں, پھر بلوچستان کی طرف وہ رخ کر رہی ہے, جیسے وہ ملاقاتیں کر رہی ہے, جیسے وہ اتحادی بناتی جا رہی ہے, یا کہنا چاہیے اتحادی بڑھاتی جا رہی ہے, تو اس کے حوالے سے ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. کیونکہ اس میں چند لمحات پہلے جب حنیف عباسی صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ساتھ ہیں, ہم اتحاد میں ہیں. تو کیا واقعی اتحاد ہے؟ اگر اتحاد ہے تو پھر اتنے تند و تیز بیانات کیوں ہیں؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرجیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. شرجیل صاحب, کیا واقعی ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہیں, اور صرف الیکشن اسٹریٹجی کے طور پر بیانات آ رہے ہیں سامنے ایک دوسرے کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این 2 الگ الگ جماعتیں ہیں, اور یہ ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں. جب آپ نے الیکشن لڑنے تو الیکشن میں آپ اپنی بات کریں گے, وہ اپنی بات کریں گے. جہاں تک بیانات کی بات ہے, بیانات پیپلز پارٹی نے آپ اگر پوری اس کو دیکھ لیں کہ بیانات پیپلز پارٹی نے شروعات نہیں کی. بیانات کی شروعات پی ایم ایل این سے ہوئی تھی. وہ پہلے حسن اقبال نے پہلے بیان دیا تھا, نوید قمر صاحب نے ریسپونڈ کیا. اس کے بعد مختلف ٹائم پر پی ایم ایل این کی طرف سے پیپلز پارٹی پر اٹیک کیے گئے. جب اٹیک اگر آپ کریں گے, کسی بھی الزام لگائیں گے, تو پھر آپ کو جواب بھی ذرا ڈیفینیٹلی سننا پڑے گا. تو اس لیے پیپلز پارٹی اپنا بیانیہ دیتی ہے, پی ایم ایل این اپنا بیانیہ دیتی ہے, اور کوئی چیز اختلاف کیسی نہیں ہے. لیکن جو چیزیں سب کے سامنے ہیں, اور جو پاکستان کے سب لوگ دیکھتے ہیں کہ سب جو مہنگائی کا طوفان ہے, ڈیفینیٹلی 1.5 سال تک وہ فائنانس منسٹری پی ایم ایل این کے پاس تھی. تو پی ایم ایل این نے اس کا ریسپانس دینا, کیونکہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی. کولیشن گورنمنٹ کا جب مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو پورٹ فولیو ہوتا ہے, وہ اس پورٹ فولیو کا جواب دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اوبویسلی تلخی ہی ہے. لیکن شرجیل صاحب, یہیں پر اگر بات کی جائے نون لیگ کی, تو اتحاد پہ اتحاد کر رہی ہے, بلوچستان کا رخ بھی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی باقی صوبوں میں جاتی نظر کیوں نہیں آ رہی ہے ابھی تک؟ دیکھیے جی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ باقی صوبوں میں جانے آپ کو نظر آئے گی. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ودن 2 to 3 days چیئرمین صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا دورہ کر رہے ہیں 3-4 دن کا. وہ خیبر پختونخوا میں ملاقاتیں کریں گے. ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں اگر نون لیگ کسی سے بھی اتحاد کرے, میں ان کے کسی اتحاد پہ کوئی اعتراض نہیں. ہاں, لیکن اگر وہ وہاں اتحاد کرنے کے لیے آئیں اور پھر وہاں پہ آپ گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی کو آپ اگر برا بلا بولیں گے یا پیپلز پارٹی پہ کوئی الزام لگائیں گے, تو پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اس کا ریسپونڈ کرے گی. پیپلز پارٹی تو الیکٹڈ کو تو نہیں کرنے دے گی, لیکن ہمیں کوئی ان کی کسی بھی قسم کی وہ چیز نہیں ہے. لیکن میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ جب 16 مہینے پہلے جب حکومت آئی تھی, تب عمران خان کی رجیم نے ملک کا ستیہ ناش کیا. اس نے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پی ٹی آئی نے, انہوں نے بالکل تباہی کے کنارے پہ ملک کو بچانے کی کوشش کی. لیکن 2 چیلنجز تھے, ایک آپ کے اکنامک چیلنجز تھے اور دوسرے آپ کے فارن فرنٹ میں چیلنجز تھے. فارن منسٹری محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے, جس پہ انہوں نے بہت بہتر طریقے سے ان تمام ناراض دوست ممالک کو, جس کو عمران خان کی وجہ سے ناراضگی ہوئی, ان کو واپس ٹھیک کیا اور ان کی ناراضگی ختم کرائی, اور ملک کے پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ پوری دنیا سے بہتر کیے. لیکن جو فائنانس منسٹری تھی وہ تھی پی ایم ایل این کے پاس. جو اس ملک کے اکانومی میں پھر جو بھی چیزیں ریسیشن ہوئی, جو مہنگائی ہوئی, اس کا جواب انہوں نے دینا ہے, اور وہ پی ایم ایل این کے اوپر ذمہ داری ظاہر ہے وہ دیں گے. اور شرجیل صاحب, ایکسپیرینس کیسا رہا مخلوط حکومت کا
ये मैं इस तनाजुर में आपसे पूछ रहा हूँ, जो कि ज़रा पहले अपोजिशन में भी इकट्ठे थे, फिर गवर्नमेंट में भी इकट्ठे आए, अब इलेक्शन स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि बिल्कुल अलग अलग नज़र है। बड़ी दुरुस्त बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपना अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन अगर हम आपके उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर यह सवाल करें कि आइंदा जब इंतखाबात के बाद जैसे सिचुएशन वाज़े होगी, ज़रा वो सीट्स डिफाइन करेंगी क्या होता है, लेकिन क्या फिर भी पीपल्स पार्टी पे मिलन हमें नज़र आ सकते हैं एक साथ हुकूमत में, या फॉर दैट मैटर जैसी भी सिचुएशन बनती है? देखिए जी, नेक्स्ट इलेक्शन अभी जो होंगे 8 फरवरी को, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी पूरे पाकिस्तान में। ये तो मैं एडवांस बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस मुल्क में जो महंगाई है उसके जिम्मेदार कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी। कल बिलावल साहब ने भी कहा कि मुकाबला महंगाई लीग से है, उस लीग की बात करें जिसके साथ आप लोगों की हुई है। देखिए, मैंने कहा फिर भी कहा कि हमारी हुकूमत इस तरह रही है कि हम अपने अमाल के रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आप अच्छा, यानी जो अच्छा हुआ वो पीपल्स पार्टी के खाते में आप कहते हैं, और जो महंगाई है वो नून लीग के खाते में है। नहीं, ऐसा नहीं। जी, मैं आपको बता देता हूँ, आप अभी स्टूडियो में बैठे हैं ना जी, अचानक आपकी स्क्रीन भी अपीयर हो रही है, अचानक अगर आपकी स्क्रीन में से वो पूरा वो ब्लैकआउट हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी तो नहीं होगी। जो कैमरामैन है उसका अगर उसका कोई फॉल्ट हो या कैमरा का फॉल्ट हो तो आपको पता नहीं है कि आपका वो काम ही नहीं था। इकोनॉमी को ठीक करना काम किसका था? फॉरेन मिनिस्टर का काम तो नहीं था, हेल्थ मिनिस्टर का काम तो नहीं था, BISP का काम तो नहीं था। इकोनॉमी को ठीक करने का काम जो था वो था फाइनेंस मिनिस्टर का। फाइनेंस मिनिस्टर और वो हम नहीं कह रहे थे, मिस्टर इस्माइल साहब जो PMLN में थे, उन्होंने खुद पूरा कहा कि किस तरीके से बेड़ा गर्क किया जा रहा है मुल्क की इकोनॉमी का। तो वो फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी, वो फॉरेन मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा कि मखलूत हुकूमत में होता यह है कि हर आदमी ने अपने अपने अमाल का हिसाब देना है, अपने अपने डिपार्टमेंट का। लेकिन वहीं पर शर्जील साहब, रोकना नहीं बनता था क्या? इत्तेहाद में थे आप लोग, जाहिर है, और आपके अगर आपके सामने ये सब हो रहा था तो फिर रोकना नहीं बनता था। 10 दफा रोका, 10 दफा रेज किया। अच्छा। मतलब आप हुकूमत में थे तो आप उनसे बात कर रहे थे, उनको बोले थे जी ये आप पॉलिटिक्स गलत है, ये हमें समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे हमें वो है। लेकिन आपको मैं वही बात कह रहा हूँ कि मतलब आपने ये जिसकी जिम्मेदारी है, हर एक ने अपनी जिम्मेदारी को जवाब देना है। यानी आप लोग कहते रहे, आप लोग निशानदेही करते रहे, लेकिन वो मामला उस तरीके से चला नहीं जैसे चलना चाहिए था आपके नज़र में। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और आइंदा भी फिर एक्सपीरियंस तो नहीं किया जाएगा ऐसा? मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में हुकूमत बनाने जा रही है, और अब अवाम जो है ना वो मजीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मतलब कि एक रेजिम से जान छुड़ा चुके हैं इमरान खान की, जो कि इस मुल्क पे थोपी गई और जिसने उस मुल्क का सत्यानाश किया, उसकी गलत पॉलिसियों से, उसकी इमरान खान की मुनाफकत से, उसकी गलत पॉलिसी से जो मुल्क को नुकसान पहुंचा, मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा, मुल्क के फॉरेन रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा, मुल्क के बाकी फ्रंट में उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो उसमें हम एक तजुर्बा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब ये मुल्क में मजीद लेबॉर्ट्री नहीं बनेगी, अब कोई मजीद तजुर्बे नहीं होंगे। और एक जुमला शर्जील साहब, जो जरदारी साहब ने चंद रोज़ पहले स्टेटमेंट दी थी कि वज़ीर आज़म उन्होंने बनाया था, जब वो शहबाज शरीफ साहब के तनाजुर में बात करते हैं, कहते हैं आइंदा भी वज़ीर आज़म मैं बनाऊंगा, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं सिलेक्टर तो जरदारी साहब हुए। नहीं, मैं जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसको सिलेक्टेड मैंडेट दिया गया, वो इमरान खान थे। मैं खुद अच्छा, अब दोबारा रिफ्रेश कर दूं आपके सवाल को। जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड प्लीज लेट मी रिप्लाई दिस क्वेश्चन। जब एक सिलेक्टेड रिजीम बनाई गई, एक सिलेक्टेड मैंडेट दिया गया, ठीक है, उस सिलेक्टेड मैंडेट को खत्म किसने किया? उस बुत को गिराया मोहतरमा जरदारी साहब, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के गिराया। उस वक्त हालांकि जब PDM बनी थी तो PDM से पीपल्स पार्टी का निकलना इख्तलाफ इस चीज पे था कि PDM कह रही थी कि हमें देने हैं इस्तीफे असेंबली से। जो विजन था मोहतरमा जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि अगर आप इस्तीफे दोगे, कल को आप गिराओगे कैसे उस बुत को, तो आपने 5 साल भुगतना पड़ेगा। तो पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया और उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, और पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं दिए तो JUIF और PMLN और बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस्तीफे नहीं दिए। ये विजन था पीपल्स पार्टी का। तो फिर उसी को जब सही टाइम आया, सबको फिर दोबारा इकट्ठा करके मोहतरमा जरदारी साहब ने आइन और कानून के दायरे में रह के वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, और वो जो सिलेक्टेड मैंडेट दिया गया उसको हटाया। तो मैं जो जरदारी साहब की बात करें, उनका कहना यही है कि जी उन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो आइंदा प्राइम मिनिस्टर वो बनाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जी वो कोई धांधली करके किसी को मैंडेट दिलवाएंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। इमरान खान को धांधली करके मैंडेट मिला था,
तो हम भी नहीं चाहेंगे कि PMLN को अभी कोई धांधली करके मैंडेट दिया जाए, और नहीं वो करने दिया जाएगा, और ना ही अवाम उसको कबूल करेंगे। अवाम एक ठीक, बहुत शुक्रिया। आप पर पॉइंट आ गया। शरीर नाम मेमन साहब साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाने से पहले हमें एक और सेगमेंट की तरफ जाना है, और वो सेगमेंट है फिल्म मेकिंग से। वैसे भी जब हम देखते हैं कि फिल्म मेकिंग का जो शोबा है, कितना इसमें पोटेंशियल है और कितने स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं जो कि आगे करना चाहें। अक्सर जो है वो हमारे मीडिया स्टूडेंट्स की बात करें शोएब, वो ये कह रहे होते हैं कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि कहीं पर जाकर वो सीख सके। यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते, जो प्रैक्टिकल काम है उसकी तरफ उनका रुझान नहीं होता। तो इसी तरह से पाकिस्तान के मारूफ अदाकार हैं, हदायतकार हैं शमून अब्बासी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है नौजवानों के लिए। यूट्यूब पर फिल्म मेकिंग कोर्स का उन्होंने आगाज़ कर दिया है, और इनके इस इकदाम को मुल्क में फिल्म मेकिंग के शोबे की तरक्की के लिए एक अहम इनिशिएटिव समझा जा रहा है, जिससे शोबे में नाम कमाने के ख्वाहिशमंद अफराद बासानी फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और यूट्यूब का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर क्लासेस भी ले सकते हैं। शमून अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शमून हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा क्या सोच कर आपने ये इनिशिएटिव लिया और आप किस तरह से इसको आगे लेकर चलेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी तमाम देखने वालों को। जी इनिशिएटिव तो मुझे लगता है मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। सिचुएशन ये है कि जब हम YouTube पर जाते हैं तो अमूमन ये होता है कि जितने भी फिल्म कोर्सेज हैं या जितने भी नॉलेज है ये सारी फिल्म मेकिंग के बारे में, ये ज्यादातर किसी और लैंग्वेज में, ज्यादातर इंग्लिश में होती है। उसकी वजह से ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुत सारे बच्चे जो टेक्निकल काम तो जानते हैं, लेकिन कभी कभी वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाते, और उस लैंग्वेज की जो ट्रांसलेशन है उसके वजह से वो उलझ के चीजों को छोड़ देते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हर बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटीज में या इस तरह के एकेडमीज में जाकर नहीं सीख सकता। उनकी फीस भी ज़ाहिर भारी होती है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इन बच्चों को काम भी करने होते हैं, इन बच्चों को अपने जॉब्स भी करनी होती हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक इस तरह की जो है ना वो एक इनिशिएटिव ली जाए, और जितने भी एक्सपीरियंस मेरा अब तक का है 1997 से लेकर अब तक का, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो सीखा है मैं चाहता हूं कि मैं उसको उसी तरह आसान अल्फाज में जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाऊं बच्चों से। और ये जो मुश्किल बातें होती हैं, मुश्किल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको याद कराने में हम सालों लगा देते हैं, उससे बेहतर ये है कि हम आसान अल्फाज में बच्चों को फिल्म मेकिंग का जो मोटिवेशन है वो क्रिएट करें। और जाहिर है जब प्रैक्टिकल एक चीज़ परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, बजाय इसके कि आप एक DSLR के बारे में बता रहे हैं। जब तक वो उसको प्रैक्टिकली समझेंगे नहीं, ऑब्वियसली वो कैसे उसको सीख सकते हैं। अच्छा, अब तक कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हुए हैं, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब से मतलब मैंने काम शुरू किया, और खासतौर पर जब से सोशल मीडिया आया है, तो इंटरेक्शन आपकी अपने फैंस के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा होती है। उसकी वजह से ये है कि एक फॉलोइंग तो हमेशा से रही मेरी, और वो फिल्म मेकर जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं वो हमेशा मुझे वैसे भी कांटेक्ट करते रहते हैं कि शमन भाई हमें टिप्स दें, हमें बताएं कि किस तरह करना है क्या नहीं। इस पर्टिकुलर शो के बाद, यानी अभी तक सिर्फ 2 एपिसोड्स हुई हैं, मैंने देखा कि हजारों लोगों ने मुझे जो है ना वो इनबॉक्स में मैसेजेस किए, उन लोगों ने अपना काम भेजना शुरू किया, उन्होंने मुझसे टिप्स लेना शुरू की। तो मुझे इतनी मोटिवेशन आई है कि मैंने कहा मैंने इस काम को नहीं रोकना, और मैं चाहता हूं कि मैं अब बाकायदा कोर्सेज करवाना शुरू करूं। उसमें फिल्म मेकिंग में हर चीज शामिल है, यानी उसमें कैमरे से लेकर, म्यूजिक से लेकर, एडिट से लेकर, और मैं तो चाहता हूं कि बच्चे जो है ना फीचर फिल्म बनाना सीखें, और उसे किस तरह रिलीज किया जाता है वहां तक मैं लेकर जाऊं। सिर्फ बेसिक बातें करके उनसे शॉर्ट फिल्म्स बना के उन्हें ना बस वो कर दिया जाए, उनको फीचर फिल्म की ट्रेनिंग तक लेकर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ फीचर फिल्म्स का आना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स का आना बहुत जरूरी है। और मेरी ये इल्तिजा है तमाम डिस्ट्रीब्यूटर से और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और चैनल्स हैं कि ये जो छोटे बजट्स की फिल्म्स हैं इनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें, ताकि हम सोशल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम फैलाने में, इन बच्चों का, ये जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं इन लोगों की मदद हो, और इनकी भी मदद हो, और ये लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ एक एडिशनल जो है काम करें। और शमून भाई, आप ये तो नहीं होगा कि एक्टिंग बिल्कुल साइड पे और सिर्फ एज ट्रेनर हमें नजर आएंगे, बच्चों को सिखाते हुए नजर आएंगे, ऐसा होगा? एक्टिंग जी मैं करता ही बहुत कम हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ये जो टाइम है मेरा फिल्म मेकिंग का, मैं हमेशा से इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी है, और हमेशा मैंने इसको ये समझा है कि ये मेरा असल मेरा जो काम है वो फिल्म मेकिंग है। एक्टिंग मुझसे करवा ली जाती है और मुझे पसंद कर लिया जाता है, तो ये आप लोगों की मेहरबानी है, लेकिन एक्टिंग मेरी साथ चल रही है।
लेकिन मैं इतनी ज्यादा एक्टिंग करता भी नहीं हूँ। ये हम पूछना भी चाहेंगे शमून भाई, क्यों कम करते हैं एक्टिंग? सब्जेक्ट पसंद नहीं आता, होता क्या है? सब्जेक्ट्स जी, अब आजकल देखिए एवोल्यूशन होती है हर दौर में जो है वो ट्रेंड्स चेंज होते हैं, लोगों का जो लाइकिंग्स है वो जो पसंदीदगी है वो चेंज होती है। उसमें ये होता है कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो कभी किसी तरफ चले जाते हैं, कभी किसी तरफ चले जाते हैं। जिस तरह के मैं काम करता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे मेरी पसंद के स्क्रिप्ट्स कम मिलते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज्यादा नजर आने से बेहतर ये है कि इंसान जब भी नजर आए, तो कोशिश यही होती है मेरी कि मैं क्वालिटी प्रोजेक्ट्स करूं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ करूं। वो उसमें नए छोटे पुराने ये मेरी कोई शर्त नहीं होती। मैं बल्कि शायद उन एक्टर्स में से हूं जो सबसे ज्यादा नए डायरेक्टर्स के साथ खड़ा होता हूं, और मुझे जब भी कोई नया कोई डायरेक्टर फोन करता है तो मैं कहता हूँ यार बिल्कुल करें, और मैं साथ खड़ा हूँ आपके। अगर आपको मेरी कोई सजेशंस चाहिए तो वेल गुड। ज़ाहिर एक्सपेरिमेंट करने का आपको बड़ा शौक है। अच्छा शमून, दोबारा से मैं आऊँगी फिल्म मेकिंग की तरफ। अब ज़ाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि उनकी यहाँ से भी रहनुमाई हो सके और उसके बाद ऑब्वियसली जो आप कोर्स करवा रहे हैं उसको भी वो ज्वाइन ज़रूर कर सकें। एक अच्छा फिल्म मेकर, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है? मैं बिगिनर लेवल पर बात कर रही हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि फिल्म मेकर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कैमरा उठाएं, बाहर निकलें और शूट कर लें। फिल्म मेकर में आपकी प्लानिंग आती है, और जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो पेपर वर्क होता है। आपकी मोटिवेशन, सबसे पहले तो आप मोटिवेटेड हैं उस चीज को करने में, डू यू बिलीव इन योर आइडिया? सबसे पहले तो इस बात को पहले डिसाइड करें। दूसरी बात ये कि हम फिर उसके बाद आते हैं प्लानिंग वाले पार्ट पे। प्लानिंग करें, एकदम से उठ के ज़ाहिर जाएंगे और बाहर चल जाके कुछ भी शूट कर लेंगे, जब आप उसको लाके एडिट पे देखेंगे तो आपको कोई स्टोरी नहीं मिलेगी, कोई क्रोनोलॉजी नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा जरूरी है कि उन्हें प्रोजेक्ट को प्लान करें। तीसरी बात यह है कि जो डायरेक्टर्स शूट कर लेते हैं और उसके बाद वो एडिटिंग से भागते हैं, मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि ये आप गलत करते हैं। आप हमेशा कोई दूसरा एडिटर ढूंढते हैं या फिर आप ये जॉब्स जो हैं एडिटर्स को देते हैं। मेरे हिसाब से एक मुकम्मल फिल्म मेकर वो होता है जिसे अपनी एडिट करके अपने प्रोडक्ट को फिनिश करना आता हो। देखिए, जैसे ड्राइवर्स होते हैं ना, हम ड्राइवर रखते हैं गाड़ी चलाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि हमें गाड़ी चलानी आती नहीं है, लेकिन कभी कभी होता ही है कि हम नहीं चाहते इस वक्त गाड़ी चलाना, तो हम अपने ड्राइवर को गाड़ी दे देते हैं और हम कहते हैं भाई तुम चलाओ, तुम पहुंचाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी ड्राइवर ना हो तो हमारी गाड़ी रुक जाए, हम गाड़ी खुद चला लेते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह हर फिल्म मेकर को एडिटिंग से भागना नहीं है। लोग कहते हैं यार बड़ा बोरिंग काम है बैठना और बैठे रहना एक ही कमरे में और उसको एडिट करना। आई थिंक बड़ा फोकस रिक्वायर्ड होता है, और वो फोकस के उसके लिए आपको एक स्टैमिना और एक शौक, एक पैशन होना बड़ा जरूरी है। अगर पैशन नहीं है तो जाहिर आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। शमून अब्बासी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। अब हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने गुजरांवाला के पसमानदा इलाके में बच्चों की तालीम के लिए कराकदर खिदमात सर अंजाम दी, और इन खिदमात के बदले में उन्हें हाल ही में $10 लाख के ग्लोबल टीचर प्राइज से नवाजा गया है। हम बात करें सिस्टर ज़ैफ की, जिन्होंने 26 साल कबल सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने घर के सहन में एक स्कूल की बुनियाद रखी, जहां से अब तक हज़ारों तलबा मुफ्त तालीम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। ये काबिल फ़ख्र शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर ज़ैफ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज मनी, ये सफ़र कैसा रहा? ज़ाहिर है बड़ी नई सी चीज़ हमारे लिए हुई है कि ग्लोबल टीचर अवार्ड या फॉर दैट मैटर प्राइज की जब हम बात करते हैं। सफ़र का जो आगाज था, ये जो सफ़र किया है वो बहुत ज़ाहिर है मुश्किलात से भरपूर था, क्योंकि इतना लंबा चलना और मुसलसल कमिटेड रहना अपने मिशन के साथ, इट्स नॉट इजी। जब आप अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज में काम कर रहे हो, आप एक देहाती हो और आप एक देहात में रह रहे हो, आपके पास रिसोर्सेज भी ना हो, फिर भी अगर आप मुसलसल अपने मिशन के साथ ज़बरदस्त। और ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज मनी है, ये आपको इसलिए दी गई है कि आप आगे इसको कंटिन्यू करें आसानी के साथ, सहूलत के साथ। और ओवरऑल थोड़ा क्राइटेरिया भी जरूर बताइएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया था, कितने लोगों को मिला, आपको किन बुनियादों पर दिया गया? ऑब्वियसली इनिशिएटिव तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया इसका ये होता है कि एक तो क्लासरूम टीचर और दूसरा वो वाली टीचर्स जिन्होंने अपनी कम्युनिटी पे कोई खास या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पैक्ट
बनाया हो। तो चूंकि मैं 26 सालों से काम कर रही हूँ, मैंने घर के सेहन से इस स्कूल का आगाज किया था। अब हमारे पास बाकायदा एक रजिस्टर्ड हाई स्कूल है और यहाँ पे सारे जो बच्चे हैं वो 100% फ्री एजुकेशन ले रहे हैं डे 1 से। फिर जो बच्चे यहाँ पे 10 इयर्स ऑफ फ्री एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग देती हूँ, ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए अपनी फी पे करने के काबिल हो जाए। तो मैं बच्चे को 5 साल की उम्र से लेती हूँ और यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चे का साथ नहीं छोड़ती जब तक वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज लगी उनको। इस अवार्ड में 130 ममालिक से 7,000 टीचर्स को लिया गया था, नॉमिनेट किया गया था और उनमें से मैं हूँ जिसे ये अवार्ड मिला है, प्राइज मिला है। और अब इन $10 लाख का क्या प्लान है, किस तरह से ये आप यूटिलाइज करेंगी इसी सफर में? ये वाले पैसे जो है ये मुझे 10 से 15 साल में मिलेंगे। मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स में हम उनको रिपोर्ट्स सबमिट करवाएंगे 6 माह के बाद, साल के बाद। और फिर अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है अवार्ड यूनेस्को दुबई के और वर्की फाउंडेशन के ताउन से है, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अपने काम के साथ कमिटेड हूँ और मैं मुसलसल टीचिंग करती रहूंगी और लाइफ को ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करती रहूंगी। और फिर जैसे जैसे पैसा आता जाएगा छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में, ऑब्वियसली हम उसको और ज्यादा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और सिस्टर साहब, ज़ाहिर है इतने अरसे से आप ये काम कर भी रही हैं और आपकी एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज भी किया गया है, साथ साथ सक्सेस स्टोरीज भी आपके पास बहुत होंगी। कोई स्टूडेंट्स आपके जो बहुत आगे पहुंचे हों, अभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हों, कोई ऐसी स्टोरी भी हमसे ज़रूर शेयर करें। बहुत मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। हमारे जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, वो अभी उन्होंने रिसेंटली मास्टर्स किया है क्रिमिनोलॉजी में, स्कूल में वो प्रिंसिपल हैं। मेरा जो वोकेशनल सेंटर है वहां से उन्होंने ये जो ब्यूटिशियन का कोर्स होता है ये कंप्लीट किया और अब वो अपना इंडिपेंडेंटली पार्लर भी चला रही हैं, अपनी फैमिली को वो सपोर्ट कर रही हैं। और इस तरह की हजारों स्टोरीज हैं जो मेरे पास मौजूद हैं और ऐसे बहुत सी और स्टोरीज बन रही हैं। दे आर इन मेकिंग सिस्टर ज़ैफ। इस वक्त कितने बनती रहेंगी। इस वक्त कितने बच्चे हैं जो कि आपके पास पढ़ रहे हैं? तो मेरे पास ओवर 250 बच्चे हैं जो 100% फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा वोकेशनल सेंटर है जहाँ पे सालाना 200 के करीब खवातीन हुनर हासिल करती हैं और वो भी हम फ्री ऑफ चार्ज उनको हुनर सिखा रहे हैं। और क्या क्राइटेरिया है? कोई भी बच्चा जो आपके स्कूल में एनरोल होता है या वो खवातीन जो आपके वोकेशनल सेंटर में आती हैं, क्राइटेरिया क्या है? हमारी एक कमेटी है जो उनके घरों में विजिट करती है, उनके महलों में जाके हम लोग चेक करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, बाकायदा फॉर्म्स फिल किए जाते हैं, उनकी मंथली इनकम को चेक किया जाता है, उस बेस पे हम फिर उनको इनरोल करते हैं। और ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा आपके पास आए, एनरोल भी हो जाए, लेकिन जब हम बात करते हैं गुर्बत की, ऐसे में बहुत से पेरेंट्स जिनकी ये कोशिश होती है कि बच्चा उनको सपोर्ट कर रहा हो और वो फिर स्कूल आते आते ना आए और आप लोग उसके पीछे जाएं, उसकी फैमिली को कन्विंस करें कि नहीं, तालीम बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, बच्चे को वापस स्कूल भेजें। समटाइम ऐसा होता है कि मुझे एक बच्चे को वापस लेके आने के लिए कई माह या साल भी लग जाते हैं, लेकिन मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। मैं मुसलसल पीछा करती रहती हूँ, उनको मुसलसल तरीके बताती रहती हूँ जिससे वो अपनी इनकम खुद से जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लेडी है, उनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, तो मैं हेल्प कर रही हूँ कि उनका और उनके बच्चों का आईडी कार्ड बन जाए। बट मीनवाइल मैंने उनको अपने पास जॉब दे दी है, उनके बच्चे 4 बच्चे मेरे पास फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, उनको मैंने किराए के ऊपर घर भी लेके दे दिया है। इस तरह से पूरी की पूरी जो फैमिली होती है उनको अपलिफ्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह से उनके बच्चे तालीम हासिल कर वो स्कूल में कुछ टाइम स्पेंड कर सकें, एटलीस्ट 10 ईयर्स। और ज़ाहिर है कोई एक भी बच्चा अगर पढ़ जाए तो वो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है आगे चलकर। और स्पेशली ख़वातीन के हवाले से जो आपका इनिशिएटिव है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि वो आकर वहाँ पर हुनर सीख सकती हैं और उसके बाद ज़ाहिर है वो हुनर आगे उनके बहुत काम आएगा। ख़वातीन का क्या रिस्पॉन्स है वहाँ पर? कितनी ख़वातीन एनरोल होना चाहती हैं और कितनों को आप अकोमोडेट कर सकती हैं? हम लोग एट ए टाइम, हमारी बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है, तो एट ए टाइम हमारे पास 50 ख़वातीन जो हैं वो होती हैं एक टाइमिंग में। लेकिन हमारी क्लासेस की डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक क्लासेस होती रहती हैं जिसमें हम लोग
स्टिचिंग सिखा रहे हैं, कंप्यूटर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हैं, हेयर ड्रेसिंग है, मेकअप है। इसके अलावा हमने रिसेंटली ईवा एथिकल क्लोथिंग के नाम से एक क्लोथिंग लाइन का भी आगाज किया है, ताकि जो खवातीन हमारे पास स्टिचिंग के कोर्सेज कंप्लीट करती हैं उनके लिए जॉब जनरेट की जा सके। और चैलेंजेस क्या पेश आए आपको या क्या पेश आ रहे हैं इस वक्त भी? मैं फीमेल हूँ, सिंगल हूँ, माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ, देहाती हूँ और एक गरीब घराने से ताल्लुक। जी ये ज़ाहिर है ये इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज है जिसका ओवरकम करने के लिए आपने कोशिश भी की है। सिस्टर सैफ बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। 26 साल का आपका सफ़र, तालीम के मैदान में आपकी गिरां कदर खिदमात, ज़ाहिर है उसी के एतराफ़ में आपको ये प्राइज़ मनी मिली है जिसको आप ज़रा आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज़ करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये यकमुश्त नहीं आपको मिलनी, आहिस्ता आहिस्ता आपको दी जाएगी और आप इसी तालीम के मैदान में से खर्च करेंगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। आज दुनिया भर में ज़ियाबीतस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है और बदकिस्मती से पाकिस्तान इस मूजी मरज़ का गढ़ बन चुका है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुल्क की 1/3 आबादी और 55% बच्चे ज़ियाबीतस में मुब्तला हैं और इस तादाद में मज़ीद इजाफा हो रहा है। जब हम प्रेवलेंस की बात करते हैं, डायबिटीज़ प्रेवलेंस की, तो पाकिस्तान उन ममालिक में टॉप पर है जहाँ पर हर साल हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के नए पेशेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे डॉक्टर फ़हद जान इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब क्यों पाकिस्तान टॉप पे है? वजूहात क्या हैं अभी? क्या लोग परहेज करना बंद कर गए या इतनी आगाही ही नहीं है कि लोग परहेज की तरफ जाएं? शुक्रिया जी आपका। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जी, जैसे आपने कहा कि इसमें एक तो आगाही नहीं है, एक तो सोशो इकनॉमिक कंडीशंस हमारी ऐसी हैं कि लोगों को एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, इग्नोर करते हैं डायग्नोसिस को। बाकी हमारा लाइफस्टाइल आपको पता ही है किस तरह का लाइफस्टाइल है हमारे खाना किस तरह है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है, रिच इन फैट्स हैं, स्मोकिंग हैबिट्स है, बाकी हमारे अपनी एथनिक ओरिजिन हमारी ऐसी है। तो ये सब मिला के इसलिए हम टॉप पे जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस वक्त जो हमारे नाज़रीन है, ताकि अगर आपको कोई सवाल है तो डॉक्टर साहब उसको रिस्पॉन्ड भी कर पाएंगे। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? चूँकि एक वक्त था जब हम कहते थे अच्छा नाना नानी दादा दादी ने यहाँ पे ख़ानदान में किसी को डायबिटीज़ है, ये पहला सवाल होता था, लेकिन अब तो हर घर में हमें नज़र आते हैं पेशेंट्स। तो रिस्क फैक्टर्स अब क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स एक तो हमें समझना चाहिए कि रिस्क फैक्टर्स का मतलब क्या है जी। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये कि अगर किसी के ख़ानदान में शुगर है तो इनके चांसेस बढ़ जाते हैं उनको शुगर होने के। इसका मतलब ये नहीं कि इनको शुगर लाजमी हो जाएगा, लेकिन इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया जेनेटिक फैक्टर। हाँ, जेनेटिक फैक्टर। दूसरा है लाइफस्टाइल में से। अब इसमें दो किस्म की डायबिटीज़ हैं जी। एक जिसको हमने टाइप 1 डायबिटीज़, वो तो उसमें भी जेनेटिक्स आ जाती है, उसका लाइफस्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो प्रिवेंटेबल भी नहीं है, उसको रोक नहीं सकते, वो बस होनी है तो हो जाएगी। वैसे भी चूंकि ज़्यादा पेशेंट्स टाइप 2 के हैं तो 90% टाइप 2 डायबिटीज़ का है और उसका ज़्यादातर ताल्लुक लाइफस्टाइल से है। एक्सरसाइज का ना होना, डाइट का रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होना, स्मोकिंग का होना, फैट्स, ऑयल, ये सब कुछ। डॉक्टर साहब क्या एज के साथ भी कोई लिंक होता है इसका? 55% बच्चे जो डाटा इस वक्त सामने आया है, ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन। बिल्कुल जी, बड़ी परेशान कुन बात है। और पहले कहा जाता था कि एज के साथ हो जाती है डायबिटीज़, लेकिन आई थिंक वो ज़माना आ गया है। अभी हम बहुत से नौजवान लोगों को देखते हैं, टीनेजर्स को देखते हैं जो हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं, जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हम कर लेते हैं और उनको वो पहले हम कहते हैं कि यंग्स में टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन नहीं, अभी टाइप 2 भी हो रही है। और वही जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड्स है, बच्चे खाते हैं और इसी की वजह से डायबिटीज़ होता है। कॉलर भी हैं, शहजाद हैं गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मेरी एज इस वक्त 42 ईयर है और ज़ियाबतीस के मरीज के लिए नाश्ता कितना जरूरी है? वो नाश्ते में कितनी गुताई कर सकता है और अगर नाश्ता करे तो क्या करे? अच्छा जी, 42 इयर्स एज, डायबिटिक पेशेंट, नाश्ते में क्या करे? अच्छा, नाश्ता बस नाश्ते का एज से ताल्लुक होता है? कोई भी ताल्लुक नहीं। नाश्ता तो आपका सबसे अच्छा खाना, दिन का जो सबसे अच्छा खाना होना चाहिए ना, वो है नाश्ता जी। ठीक है, वो कहते हैं ईट लाइक अ किंग इन अ ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, इवन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स ईट लाइक किंग्स। लेकिन क्या खाना ये जरूरी है समझना है। ठीक है, तो आप जितना अपने कार्बोहाइड्रेट्स नशास्त जिसमें कम करेंगे तो आप क्या कहते हैं, आप 2 बॉयल एग लें, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, आप साथ में पॉरेज लें, जौ का दलिया जिसको हम कहते हैं, वो लें। साथ में आप एक कॉफ़ी लें, ग्रीन टी लें, चाय लें विदाउट शुगर। ये आपका नाश्ता बेहतरीन नाश्ता है। पराठे पराठे को के दिल पे आप
छुरियां फेर रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स कितने नाश्ते में कितनी मरतबा हफ्ते में वो पराठा खा सकते हैं? हफ्ते में वीकेंड पे चले खा लें एक दफ़ा तो ठीक है, लेकिन अच्छा आप पराठे खाना चाहती हैं और चाहते हैं तो फिर उतनी एक्सरसाइज करनी है आपने। ठीक है, सही। हाँ ठीक है जी। कहते हैं गंदम का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को, यानी रोटी जी से इस्तेमाब करें। मसला ही हमारी जी रोटी का है, क्योंकि सुबह भी हम रोटी खाते हैं, दोपहर को भी हम नान रोटी खाते हैं, रात को भी नान रोटी खाते हैं। तो जितना आप रोटी को कम करेंगे, क्योंकि रोटी गंदम में बेइंतहा की शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो जितना हम उसको कम करेंगे उतना ही बेहतर है। तो ओके, मशवरा तो हमारा यही होता है कि सुबह आप अवॉइड करें इस तरह नाश्ता, दोपहर को आप चाट वगैरह लें, फ्रूट सैलड ले लें या सैलड्स वगैरह लें, शाम को बेशक आप एक रोटी खा लें। तो जितना आप कम करेंगे रोटी और चावल, और मीठा तो है ही, तो इतना आपके लिए बेहतर है जी। डॉक्टर साहब, बच्चों की डाइट किस तरह से रखी जाए? इसमें पेरेंट्स जो हमें किस एज से बच्चों को मीठा कम करना देना बंद कर देना चाहिए कि उनको वो डायबिटिक हो सकते हैं? मीठा जी तो उसका तो एज से कोई ताल्लुक ही नहीं है जी। जितना भी जिस एज से भी आप कम करना चाहें वो आप कम कर सकते हैं। नहीं, मीठे का ताल्लुक है वैसे डायबिटीज से? जी, मीठे का इस तरह ताल्लुक है कि आपको वेट गेन होता है उससे जी। जितना आप मीठा खाएंगे उतना आपका वेट गेन होगा। जितना आपका वेट गेन होगा, आपको एक टर्म है इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका जो इंसुलिन बन रहा है वो काम ठीक तरीके से नहीं करता, उससे आपको डायबिटीज। क्योंकि नॉर्मली हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चों को मिठाई या मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। वो ज़रा कैंडीज भी खा रहे हैं, वो अदरवाइज हर चीज़ में चीनी भी डाल के खा रहे हैं। तो ये जितना मीठा बच्चा खा रहा है उसका रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज होने का, जस्ट बिकॉज उसका वेट गेन होगा। वेट गेन से बढ़ जाता है जी, वेट गेन से। अब किसी का अगर वेट गेन नहीं हो रहा, क्या वो रिस्क फैक्टर में पीछे है बहुत ज़्यादा? रिस्क फैक्टर उतना फिर भी हो सकता है, उतना नहीं हुआ जिसका बच्चे का वेट ज़्यादा हो जी। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का डायरेक्ट लिंक है ज़्यादातर वेट गेन से। ये नहीं कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा नहीं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होती, ठीक है, उनको भी हो जाती है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में है। ओके, कॉलर है जी, अरशद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब जी, क्या पूछना चाहते हैं अरशद साहब? अच्छा बेटा, ये है ना, मेरी एक कम 60 साल उम्र है जी, तो मेरी शुगर जो है 350 है। फास्टिंग या रैंडम? रैंडम। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब जी बताइएगा। ये है ना कि पराठा भी मैं दिल करता है, बाकी बच्चे तो खाते हैं तो मेरा भी दिल कर जाता है खाने को। ये तो मुझे ये खाना चाहिए रोजाना या एक दिन छोड़ के? ठीक है, ये इस पर जवाब लेते हैं। एक और कॉलर भी शामिल करते हैं। अकरम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। मैं जरा पूछना कुछ चाह रहा था कि HbA1c मेरा 7 to 7.5 मेंटेन रहता है विदाउट मेडिसिन, तो क्या सही है? ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है HbA1c वाला भी। तो पहले इसी पर रिस्पॉन्ड कर दें। एक तो ये कि कितने अरसे बाद आपको करा लेना चाहिए HbA1c? वो डिपेंड करता है जी कि आपका HbA1c कितना है। ठीक है, अभी इस बता रहे हैं 7 to 7.5 रहता है। 7 to 7.5, लेकिन वो मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। अच्छा, तो इस पर हम रिकमेंड ज़रूर करेंगे कि क्योंकि इस लेवल पे इनको कुछ ना कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए। ये प्री डायबिटीज़ में आ रहे हैं, डायबिटीज़ में आ रहे हैं जी? ये डायबिटीज़ में है, और प्री डायबिटीज हम उसको कहते हैं जब 6.5 से कम हो। ठीक है, ठीक है जी। तो इनको मशवरा कि थोड़ी सी इनको मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि वो अगर 7 से नीचे आ जाए तो और भी बेहतर होगा। यही वाली बात कि बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिन लोगों को डायबिटीज होती है, वो कहते हैं जी अपने लाइफस्टाइल से उसको मेंटेन कर रहे हैं और वो कहते हैं हम मेडिसिन की तरफ नहीं जा रहे। तो क्या ये भी ठीक अप्रोच होती है कि अगर वेट उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, अपनी शुगर उन्होंने नॉर्मल रखी हुई है, तो वो मेडिसिन की तरफ ना जाएं? इसमें दो चीज़ें जी। पहले ये पूछना चाहिए कि मेंटेन का क्या मतलब है जी, कि वो व्हाट वुड दे मीन बाय मेंटेन, और शुगर नॉर्मल का क्या मतलब है जी? वो कह रहे हैं कि शुगर हम हाई नहीं होने दे रहे होते, हम नॉर्मल रखते हैं, कि वॉक भी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल अपना अपनी डाइट भी उन्होंने ठीक रखी है और दवाई की तरफ नहीं जा रहे। जी बिल्कुल, आपकी बात। हमारे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं कि नॉर्मल है। जब हम पूछते हैं कि नॉर्मल कितनी है तो वो कहते हैं जी 250। हाँ जी, 250 है नॉर्मल। तो ये बड़ा समझना जरूरी है कि उनके नज़र में नॉर्मल क्या होता है जी। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि हम अक्सर घरों में देखते हैं जब आप सवाल करें डायबिटिक पेशेंट से, कहते हैं नहीं मेरी शुगर ठीक है जी। कितनी है जी? मेरी फास्टिंग भी 200 और मेरी रैंडम तो 300। तो ये जरा बहुत समझना जरूरी है कि उनके नजर में नॉर्मल कितना होता है। अच्छा, लेकिन वाकई अगर नॉर्मल कितनी शुगर होनी चाहिए फास्टिंग? नॉर्मल फास्टिंग डायबिटीज का 130 से कम होनी चाहिए। अच्छा, अब जिनकी 130 से कम है, क्या उनको मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहिए अगर वो मेंटेन कर रहे हैं? इसमें दो है जी, एक तो फास्टिंग है, एक है HbA1c। जो क्राइटेरियन वो HbA1c पे हम डिसाइड करते हैं कि इनको मेडिसिन पे जाना है या नहीं। अगर इनकी HbA1c 6.5 से नीचे है
तो फिर वो लाइफ स्टाइल से मेंटेन रख सकते हैं। अगर 6.5 से ऊपर जा रही है तो फिर थोड़ी मेडिसिन उनको चाहिए, क्योंकि जितना वो लेवल करेंगे 6.5 तक उतना बेहतर है। जरूरी है। हाँ, कुछ लोग जो कि डायबिटिक हैं वो जो चीनी का इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन मैं नाम ली वगैरह बात करूँ, वो गोलियाँ एक डालते हैं, वो गोलियां कहते हैं कार्सिनोजेनिक होती हैं, क्या ये दुरुस्त बात है? कार्सिनोजेनिक भी है, उससे वेट भी गेन होता है जी, सब कुछ बहुत रिसर्च हुआ है। अभी एक फ्रेंच स्टडी है मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा था कि बहुत वेट गेन होता है उससे। लेकिन अभी किसी को बिल्कुल एकदम चीनी से गुड़ से मना करना मुश्किल हो जाता है, तो हम फिर थोड़ा वो गैप देने के लिए, ब्रिजिंग गैप देने के लिए कहते हैं चलिए आप ये थोड़ा इस्तेमाल करें, अदरवाइज वो भी सेहत के लिए नुकसान दे रहा है। सब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे ज़ियाबीतस का आलमी दिन जिस पर आज हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। सर्दियाँ बहुत सारे लोग एंजॉय ज़रूर कर रहे होते हैं, जब मौसम आता है तो हम खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल भी, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। अब वो बहुत सारे लोग, कुछ को पसंद है कुछ को नहीं पसंद, वो अपनी जगह, लेकिन इसकी क्या अफादियत है, किस तरह से मुनासिब इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकता है, इसी वाले से आज बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन नवासा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, सर्दियों की अब देखिए मौसम जिस तरह से लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी ज़ाहिर है उस तरफ रुझान भी बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले तो ये भी बताइएगा मौसम से इसका लिंक है भी कि नहीं है, लेकिन सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कितना मुफीद है? अच्छा सर, ड्राई फ्रूट्स के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं और जनरली सर्दियों में इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हमने इसको लिंक कर दिया है सर्दियों के साथ, हालांकि ड्राई फ्रूट कैन बी टेकन थ्रू आउट द ईयर। ड्राई फ्रूट एक पैक्ड सोर्स है जिसके अंदर आपको हर तरह का न्यूट्रिएंट, हर तरह की एनर्जी आपको मिल जाती है, बट येट आपने ना पोर्शन कंट्रोल के साथ उसको लेना है, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे अलग मिसकंसेप्शन, मिस प्रैक्टिस ये है कि हम क्या करते हैं कि हम ढेर सारा ड्राई फ्रूट सामने रख लेते हैं एंड वी स्टार्ट ईटिंग इट। उसमें गुड फैट है बट उसके साथ दे आर कोलेस्ट्रॉल रिच भी, तो जिनकी लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर्ड होती है उनको ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ मिलता क्या क्या है। बादाम, अखरोट, पिस्ता, किशमिश, काजू, उसके बाद इंजीर है, सूखी हुई खुबानी है, एंड यू नेम इट। अब तो हर तरह के आपके पास ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। इसमें है क्या क्या रिच? मैग्नीशियम है, हम हमेशा मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम इसलिए भी ज़रूरी है कि जो आपने देखा है कि आजकल गेम्स में, स्पोर्ट्स में बहुत क्रैम्पिंग भी हो रही है, क्रिकेटर्स भी बड़े क्रैम्पिंग का शिकार हो रहे हैं, तो मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ है जो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मसल क्रैम्पिंग में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे गेम्स में हैं, जो बड़े, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं, उनको इससे मैग्नीशियम बहुत अच्छा मिलता है, जिंक मिलता है, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। दीज आर रिच सोर्सेज जो आपको ताकत देती हैं और आपको इम्यूनिटी बिल्डअप करने में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर हम देखें कि हम कहते हैं बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका पाउडर बना के रख लें। और अगर आप जैसे बादाम, अखरोट का पाउडर बना के आपने रख लिया, एंड व्हाट यू कैन डू इज़ आप उनको उनके दलिया में या उनकी स्मूदी में या उनके मिल्क शेक में वो आपने डाल दिया, तो उनको पता भी नहीं चलेगा और वो उसको ले भी लेंगे, ठीक है। और अच्छा, अब ड्राई फ्रूट की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ पे फाइबर की हम बात करते हैं। फाइबर जो है वो बहुत ज़रूरी है, फाइबर आपको लेना है। सर्दियों में वैसे ही फाइबर आपको चाहिए होता है क्योंकि आप पानी का इंटेक कम कर रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो रहे होते हैं, एक चीज़ तो ये है। सेकेंडली, जैसे बादाम है, बादाम में अच्छा वाला क्या कहते हैं फ़ैट है जो कि आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो आप लेंगे तो वो उसका फाइबर आपके हार्ट की आर्टरीज वगैरह के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और वो जो मिथ है ना कि रात को बादाम भिगो के रख दें और सारा कुछ, वो इसीलिए है कि उसका फाइबर कंटेंट, उसका जो गुड फैट कंटेंट है वो आपके लिए, आपको इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में हेल्प सही। और डॉक्टर नौशीन, कुछ लोग होता है बस मूंगफली है बैठ के छील के खा रहे हैं, पिस्ता है छील रहे खा रहे हैं, कुछ है जो किसी जिस तरह हलवों में डाल के नहीं पका के या रोस्ट करके खा रहे होते हैं। फ़र्क पड़ता है अफादियत में? देखो, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप उसको उसकी रॉ फॉर्म में ले लें, यानी कि उसको रोस्ट ना करें। हमारे यहाँ तो रोस्टेड का भी एक अलग रेट, माशाल्लाह वैसे ही ड्राई फ्रूट महंगा है और रोस्टेड का एक और अलग से रेट है, ठीक है। तो रोस्टेड जो है डेफिनेटली उसमें सॉल्ट भी, नमक भी ऐड हो जाता है, उसमें ऑयल भी ऐड हो जाता है, तो उसकी वो वाली फादियत नहीं रहती जो रॉ की है, जो कि आपने ताज़ा ले लिया। तो कोशिश करें कि अगर आप ड्राई फ्रूट को लेना चाहते हैं तो आप उसको उसकी रॉ फॉर्म में लें। माना कि टेस्ट में और क्रिस्पीनेस पे वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो उसके फिर वो वाले फ़वाइद नहीं रहते हैं जो कि उसके, और ज़ाहिर है कैलोरीज भी इससे ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि ऑयल के अंदर ही उसको रोस्ट भी किया जा रहा होता है ना।
कॉस्ट कैलोरी काउंट भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ ना कि इसमें अगर गुड फैट है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, अगर हम अनकंट्रोल फॉर्म में लेंगे तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करने लगता है। और कहते हैं कि जैसे अखरोट है, अखरोट का जो शेप है वो आपके ब्रेन की शेप से मिलता जुलता है। अगर आप देखें तो उसका यही है कि वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स हैं जो कि DHA के नाम से, ALA के नाम से आते हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं लूँगी, बट कहने का मतलब ये है कि अखरोट की डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके ब्रेन के ऊपर, और अल्लाह ताला ने उसकी शेप भी ऐसी बनाई है जो कि आपकी ब्रेन की शेप के साथ। और डॉक्टर नौशीन, चूँकि आज डायबिटीज़ का आलमी दिन भी, हम इससे पहले भी उस पर बात करते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट कितनी मिकदार में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं? अच्छा, हमेशा हम कहते हैं हैंडफुल नट्स ले लें, चाहे इस हैंडफुल नट्स को दिन में 1 मरतबा ले लें या दिन में 2 मरतबा ले लें, ठीक है। हैंडफुल नट्स कभी भी यूँ नहीं होता, यूँ तो ढेर सारा आ जाता है। तो हैंड इसमें होता है कि 10-12 पीसेज आपके आराम से आ जाते हैं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत से लोग कन्विंस नहीं होते, दे थिंक कि क्या बात कर रही हैं जी, ये तो ड्राई फ्रूट का है ही नहीं कंटेंट। तो आपने हैंडफुल नट लेना है जिसमें 10 से 12 पीसेज मिक्स हो गए, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको फ़ायदेमंद होगा। और डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उस पर यह है कि कोशिश करें कि किशमिश का इस्तेमाल ज़रा देखे करें, क्योंकि वो उसमें मीठे का कंटेंट ज़्यादा होता है। बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, ये चीज़ें आप आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अमूमन हम वैसे ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल में कौन सी बड़ी गलतियाँ करते हैं, कौन सी मेजर गलतियाँ हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए? एक, हम सबसे ड्राई फ्रूट के इस्तेमाल में समझते हैं कि बच्चों को हम नहीं दे सकते, ठीक है, अदर देन इफ़ द किड्स हैव नट एलर्जी, वो जो आपको अगर पता है, आपने बच्चों को ड्राई फ्रूट का टेस्ट देना है। सेकेंडली, ड्राई फ्रूट को बहुत बड़ी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना, उसकी एक जैसे हमारे खाने का पोर्शन है ना सबीन, इसी तरह ड्राई फ्रूट का भी एक पोर्शन है। थर्ड, ड्राई फ्रूट को आपने तलना नहीं है, उसको आपने रोस्ट नहीं करना, उसमें आपने एडेड नमक नहीं डालना। ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे हम ड्राई फ्रूट की अफादियत उससे ले जाते हैं, बल्कि जहाँ उससे फ़ायदा देना है वो हमें नुकसान देना शुरू कर देता है। सो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। एंजॉय करें, दिन में 2 दफ़ा लें, हैंडफुल नट्स लें, लेकिन उसको उसकी पोर्शन में लें और उसकी अफादियत। अच्छा, आपने कहा दिन में 2 मरतबा, बेस्ट टाइम क्या है? मैं तो कहती हूँ या तो आपका सुबह ब्रेकफास्ट टाइम है, ब्रेकफास्ट के बाद, या आपके 2 चीज़ें स्नैकिंग कहलाती है, जिसमें आपको आपके नाश्ते और लंच के दरमियान एक विंडो होती है जिसमें आपको भूख लग रही होती है ना, नाश्ता करके वो बड़ा अच्छा टाइम है, आप उस वक्त ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। या शाम की चाय के साथ आप अपने ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आपको उस वक्त एनर्जी देता है। ड्राई फ्रूट्स फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है, तो वो लोग जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, भूख कंट्रोल नहीं हो रही, तो दे कैन ऐड ड्राई फ्रूट्स एज स्नैकिंग, और उससे क्या होगा कि वो उस टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। और डॉक्टर साहबा, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे ड्राई फ्रूट्स जो है वो कम कर देता है, जिसका इलाज हम कह रहे होते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर हमें मिल सक रहा होता है? एक फाइबर का इस्तेमाल भी आपने बताया कि फाइबर होता है, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है? अच्छा देखो, ड्राई फ्रूट एज होल आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करता है, ठीक है, आपको मैग्नीशियम दे रहा है, जिंक दे रहा है, कैल्शियम दे रहा है। तो अगर आपको लगता है कि जो बच्चे दमे का शिकार हैं या जो बड़े लोग दमे का शिकार हैं, हमारे यहाँ वेदर चेंज हो रहा है, अब ये सर्दियाँ आ रही हैं, ये मार्च अप्रैल तक यही सब कुछ चलेगा, तो उनके लिए जो है उनकी क्या कहते हैं इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए आप ड्राई फ्रूट उनकी मुख्तलिफ चीज़ों में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका ये है कि अगर टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो हमारा बेसिकली एम इम्यूनिटी बिल्डअप करना है। अब वो इम्यूनिटी बिल्डअप होगी तो वो आप डायबिटिक पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, वो एजमेटिक पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, उनके लिए भी है जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत करंटली रिकरेंट हो रहे होते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें जिसको वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, आज इतने अहम टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।